हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द येट अनदर लेक्चर। सीएमए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग का चल रहा है। और पिछले लेक्चर में हम लोग पिछले 2 लेक्चर से हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक के ऊपर बात कर रहे थे। एक नया चैप्टर चालू किए थे, इंश्योरेंस क्लेम, और उसी के ऊपर चर्चा हमारी चल रही थी, जिसपे हम लोग बात किए थे कि कैसे जब आपके जो बिजनेस है उसमें आग लग जाए और उससे आपका जो स्टॉक रहता है वो लॉस हो जाए बाय फायर, ठीक है, तो उस सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करती होगी, कैसे प्रोजेक्ट करते होंगे, कैसे निकालते होंगे क्लेम का अमाउंट यूजिंग द स्टॉक वैल्यू, और बेसिकली वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करते होंगे। इस सब बारे में हमने चर्चा किया था कि इंश्योरेंस कंपनी कैसे करती होगी। पर्पस क्या था मैं तुम लोगों को पहले बताया हूं कि तुम लोगों को ये चीज सीखनी नहीं, क्योंकि हमको इंश्योरेंस सेक्टर में जाना नहीं है ना। बाकी हम लोग ऑडिट वगैरह करने जाते हैं तो ऑडिट करते टाइम हम लोगों को ये भाई इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर किसी बिजनेस में लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम वेम आ रहा है तो क्लेम का कैलकुलेशन वगैरह सही वही हुआ है कि नहीं, वो सब चेक करने के पर्पज से हमको ये सिखाया जाता है। तो एकदम मतलब टच करके वापस ले आया जाता है, मतलब एकदम थोड़ा सा नॉलेज, बेसिक नॉलेज देंगे कैसे चेक वेक करते हो, फिर उसके बाद देन विल कम बैक टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऐसा वाला रहता है। तो इस वजह से एकदम बेसिक सा पोर्शन डाला गया है तुम्हारे सिलेबस में। तो हमने बात की थी इंश्योरेंस क्लेम लॉस ऑफ स्टॉक के ऊपर। मैं तुम लोगों को बताया था इस चैप्टर के अंदर हम लोग को 2 चीजें पढ़नी है। चीज नंबर 1 लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर, और चीज नंबर 2 लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू फायर। अब तुम लोगों को सेकंड टॉपिक के ऊपर मैं जाने वाला हूँ, सेकंड टॉपिक के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ। डिस्क्लेमर कुछ ऐसा है कि थोड़ी बहुत आज मेरे को खांसी आएगी, है ना, थोड़ा सा हेल्थ का इशू है, उसको इग्नोर मारते हुए चलेंगे और अपने टॉपिक पे ध्यान देंगे, ठीक है। वैसे मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम लोग को ये चीज बोलता नहीं तो तुम लोग नोटिस भी नहीं करते कि मेरे को खांसी आ रही है। छोड़ो, चलो लॉस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय लॉस ऑफ प्रॉफिट? भैया जो प्रॉफिट का लॉस होता है उसको लॉस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। मैं बोला यस यू आर राइट, आपने हिंदी अनुवाद सही दिया है इसका, वेरी गुड, बहुत होशियार बैच है वाली। तो देखो लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। मैं तुम लोग से बोला एक बिजनेस है, क्या है, एक BIJ बिजनेस है, NUS नस, एक बिजनेस है, BI होगा ना ये, हाँ, एक बिजनेस है, ठीक है। अब वो बिजनेस में एक दिन लग गई आग, है ना, आग लगती है, आग लगा ही रहे हम लोग इतने देर से इस चैप्टर के अंदर आग ही लगा रहे, ठीक है। तो लग गई आग, जल गया पूरा बिल्डिंग, ऐसे ऐसे धुआं धुआं, पूरा धुआं धुआं, ठीक है, बिल्डिंग जल गया है। देखो धुआं भी बना देते हैं, तो धुआं धुआं हो गया पूरा। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो कितने तारीख को आग लगी, मान लो चलो 31 मार्च को आग लग गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले दिन आग लग गई, ठीक है, बंदे को बनाना नहीं था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहाना मिल गया, आग लग गई। अब एक बात बताओ क्या मैं 1 अप्रैल से, क्या मैं 1 अप्रैल फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ द फायर, ठीक है, कैन आई सपोज टू स्टार्ट बिजनेस ऑन अ रेगुलर, लाइक जैसे पहले चल रहा था? कैन वी, क्या कर सकते हैं ऐसा कि हम लोग 31 मार्च को यानी कल इस बिजनेस में आग लगी है और उसके अगले दिन से वो बिजनेस जैसे पहले चल रहा था, रेगुलर नॉर्मल, बेसिकली बोले तो नॉर्मल जैसे चल रहा था, नॉर्मल सेल परचेज जो नॉर्मल सारी चीजें होती है, क्या सारी चीजें अगले दिन से नॉर्मल हो जाएगी? तुम लोग बोलोगे नहीं भैया आग लगी, कैसे बोल रहा, दुकान जला है उस बंदे का, पूरी दुकान को रेनोवेट कराना पड़ेगा, ठीक है, पूरा स्क्रैप है। इंश्योरेंस कंपनी वाले इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट करने के लिए आके वेरिफिकेशन प्रोसीजर में 15-20 दिन लगा देते हैं, फिर उसके बाद वो दुकान को रेनोवेट कराएगा, फिर उसके सारी चीजें ठीक कराएगा, फिर से स्टॉक मंगाएगा, सारी चीजें खत्म होने तक भैया एटलीस्ट 1-2 महीना या उससे ज्यादा तो लगेगा ही लगेगा। मैंने बोला बिल्कुल सही, मैं पहले ही बोल रहा था, तुम लोग होशियार बच्चे, तुम लोग मानते ही नहीं हो, ठीक है, एटलीस्ट कुछ समय तो लगेगा। आई एम नॉट स्पेसिफाइंग द पीरियड, ओके, मैं बोल रहा हूं एटलीस्ट कुछ समय तो लगेगा बिजनेस को फिर से नॉर्मल होने में, है ना। तब एक बात बताओ बिजनेस को नॉर्मल होने में थोड़ा समय लगेगा, तो उस दौरान जो मेरे को प्रॉफिट हो सकता था, उस दौरान जैसे मान लो 3 महीने बिजनेस अफेक्टेड रहा, 3 मंथ्स मेरे को लग गए रिकवर करने में, 3 महीने तक मेरा बिजनेस क्या रहा, अफेक्टेड रहा ड्यू टू दिस फायर, ठीक है। तो 3 महीने तक मान लो मेरी जो सेल्स थी वो होती थी 5 लाख की, मैं एस्टिमेट किया ना, क्योंकि एक्चुअल तो पता चल नहीं सकती, मैंने पिछले साल के डेटा को यूज करके एस्टिमेट किया कि इन 3 महीनों के दौरान मे बी इट इज अ पीक सीजन और मे बी सम अदर ऐसे, या नॉर्मली भी 5 लाख की सेल्स मेरी 3 महीने में हो जाती, तो 3 महीना अप्रैल मई जून में 5 लाख की मेरी सेल्स हो जाती। पर इस साल मैं जब अपना चेक किया तो थोड़ी बहुत सेल्स तो होती है यार, ऐसा नहीं कि पूरी बंद हो जाएगी, थोड़ी बहुत तो मैं जूझ के कराऊंगा, ठीक है। तो मान लो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं तुम लोग को, हमारे शहर में एक बहुत मैं नाम नहीं बता देता, चलो, एक बहुत 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 बड़ा होशियारी वाला है, बहुत बड़ा होशियारी, मतलब लिटरली उसका गुडविल है मार्केट में। एक दिन उसके बहुत बड़े गोडाउन में, और शहर के सेंटर में है उसका गोडाउन, आग लग गई, ठीक है। अब उसका बिजनेस अफेक्टेड नहीं रहा उस चक्कर में, पूछो क्यों? क्योंकि उसी एरिया में एक मॉल है,
तो वो क्या किया पता है, वो इतना बड़ा होशियारी वाला था, इतना बड़ा कि उस मॉल का ग्राउंड फ्लोर में जितनी भी दुकानें थी वो सारी रेंट पे ले लिया। ग्राउंड फ्लोर में अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 25-30 दुकानें थी, 25-30 दुकानें वो रेंट पे ले लिया अपना सिर्फ सामान रखने के लिए, और वो अपना बिजनेस वहां से कंटिन्यू कर लिया। तो सेल्स तो हम जूझ के कर लेते हैं, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं। तो मान लो मैंने जूझ के सेल्स किया, 1.5 लाख की सेल्स फिर भी हुई, होती 5 लाख की, मैंने एस्टिमेट किया होती 5 लाख की, पर 1.5 लाख की सेल्स हुई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात बताओ, मान लो मेरा जो प्रॉफिट होता है वो जनरली जो है 10% मार्जिन रहता है, 10% ऑफ सेल्स, ठीक है। तो अगर इसका 10% निकालू तो मेरा कितना प्रॉफिट बनता, 50,000, पर कितना बना, आग लगे कारण कितना बन पाया, ओनली 15,000। तो एक बात बताओ, क्या मेरा प्रॉफिट, क्या मेरा कुछ जो मैं प्रॉफिट नॉर्मली काम करके कमा सकता था, जो मैं नॉर्मली वर्क करके अपना प्रॉफिट कमा सकता था, क्या वो प्रॉफिट का मेरे को लॉस हो गया? क्या उस प्रॉफिट का मेरे को लॉस हो गया? यस भैया बिल्कुल हो गया। कितने का लॉस हो गया भैया? 35,000 सॉरी 35,000 का प्रॉफिट जो आप कमा सकते थे, पर इस आग लगने के कारण नहीं कमा पाए, इतना आपको प्रॉफिट लॉस हो गया, प्रॉफिट का लॉस हो गया, ठीक है। मैंने बोला बिल्कुल सही, सही बात बोल रहा हूं ना। तो हम क्या करते हैं, बिजनेस वाले क्या करते हैं, इस लॉस ऑफ प्रॉफिट का भी ना इंश्योरेंस करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं? इंश्योरेंस। मतलब इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं अजी ऐसा है कि हम लोगों के गोडाउन में अगर आग वाग लगी तो लॉस ऑफ स्टॉक तो हम करा रहे हैं, बाकी अदर वदर जो भी इंश्योरेंस होता है वो सब भी करा लेंगे, हम एक प्रॉफिट का भी इंश्योरेंस करा रहे हैं। अगर ऐसी कोई मिस हैपनिंग हुई और उस वजह से हमारा बिजनेस डिस्टर्ब रहा कुछ समय तक, तो उस समय तक हमें जितना प्रॉफिट हो सकता था उतना प्रॉफिट आप हमें जी रीइंबर्स करेंगे, और उसके लिए भी इंश्योरेंस करा रहे हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है ठीक है जी करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट का इंश्योरेंस, ठीक है। लॉस ऑफ प्रॉफिट का इंश्योरेंस किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। समझ में आई बात? तो ऐसा होता है। तो देखो वही चीज हमको अभी पढ़नी है आगे। मैंने तुमको बस एक ग्रॉस वो दिया, कुछ भी लिखने की अभी आवश्यकता नहीं, लिखाने वाला कार्यक्रम मैंने ऑलरेडी लिख दिया, तुमको बस लिखते जाना है वहां पर। समझने वाला काम इंपॉर्टेंट है। ये पूरे वीडियो में हम कोशिश करेंगे, एग्जांपल्स लेंगे या जिसका भी सहारा लेंगे कि आपको यहाँ पर फीड कराए। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, लिटरली फुल कॉन्सेंट्रेशन से। अगर नींद में हो तो जाओ मुंह हाथ धो के आओ, ठीक है। अगर सो के उठे हो तो थोड़ा अपने आप उठा लो, क्योंकि लिटरली इट इज अ डैम इजी टॉपिक, डैम इजी। बच्चों को टफ लग जाता है, नहीं पता काहे भाई। मैं देखा हूं जो बच्चे कंसंट्रेट करके एक बार इसको अच्छे से समझ गए, पूरा कॉमन सेंस है, पूरा कंप्लीट कॉमन सेंस है, एक बार समझ गए ना अच्छे से, ऐसे खेलोगे इसके क्वेश्चन में। मैं तुम लोग अपने दोस्त को बोलना आ मैं सिखाता हूं तेरे को लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकालते, आ मैं तेरे को सिखाता हूं लॉस ऑफ प्रॉफिट। इतना इजी टॉपिक है, लिटरली बहुत इजी टॉपिक है भाई। तुम लोग बोलोगे भैया आप सबको इजी इजी बोल के ना हम लोगों को ऐसे ही चिपकाते हो। मैं बोला भाई मैं कोई चूना लगाने का काम नहीं कर रहा तुमको, लिटरली टॉपिक इजी है। चलो देखो लॉस ऑफ प्रॉफिट, तुम लोगों को पहले नोट्स लिखना है, फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैं एक एक करके ऊपर करते जाऊंगा, लिखते जाना। पहले इसको लिखो, तो अब इसको लिखो, इसको लिखो स्टेप नंबर 4। लिख लो, ठीक है। चलो अब एक एक करके सारे स्टेप्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात लॉस ऑफ प्रॉफिट, हेडिंग डाले होगे तुम लोग। अब देखो क्या बोल रहा है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, फॉलोइंग स्टेप्स आर अप्लाइड फॉर कैलकुलेशन। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट का एक और नाम है, क्या नाम है? कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। तो क्या भैया हमको एग्जाम में लॉस ऑफ प्रॉफिट की जगह कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी पूछ सकता है? मैंने बोला बिल्कुल पूछ सकता है, डेफिनेटली पूछ सकता है। तुमको एक क्वेश्चन में ये बोल सकता है फाइंड आउट द कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, सिंपल। तो क्लेम फॉर कॉन्सिक्वेंशियल लॉस दैट कैन बी आस्क्ड आल्सो, ठीक है। तो चलो लॉस ऑफ प्रॉफिट टॉपिक के ऊपर सारे स्टेप्स के ऊपर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। पहला स्टेप नंबर क्या है? देखो कैलकुलेट शॉर्ट सेल्स। व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। हाउ कैन वी कैलकुलेट? व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट सेल्स? शॉर्ट सेल्स नाम में ही आंसर है, कितनी सेल्स कम हुई। शॉर्ट मतलब कम, कितनी सेल्स कम हुई, दैट इज नोन एज शॉर्ट सेल्स। अब तुम लोग कॉमन सेंस बताओ, ऐसे करो कॉमन सेंस, कॉमन सेंस बाहर आ जा, बाहर आ जा, ऐसे करो फिर कॉमन सेंस बाहर आएगा। कॉमन सेंस बाहर आएगा तो तुमको एक चीज बता के जाएगा, शॉर्ट सेल्स कब होगी? शॉर्ट सेल्स कब होगी भैया? आग लगने के बाद होगी शॉर्ट सेल्स, क्योंकि बिजनेस इफेक्ट हो जाएगा। मैं पूछा कब तक होगी? लो भैया जितने समय तक हमारा सेल्स अफेक्टेड रहेगा, जितने समय तक हमारा सेल्स अफेक्टेड रहेगा उतने समय तक शॉर्ट सेल्स होगी। तो मैं बोला क्या 3 महीने मेरा बिजनेस अफेक्टेड रहा तो 3 महीने की शॉर्ट सेल्स निकालूंगा? तुम लोग बोले बिल्कुल सही भैया, जितने समय तक मेरा बिजनेस अफेक्टेड रहेगा उतने ही समय तक मेरी सेल्स क्या होगी?
शॉर्ट होगी और दैट इज नोन एज शॉर्ट सेल्स। निकालते कैसे हैं? तुमको एक स्टैंडर्ड सेल लेना है। स्टैंडर्ड सेल कहां है भैया? क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा तुमको स्टैंडर्ड सेल। पता कैसे चलेगा स्टैंडर्ड सेल क्या होती है? देखो मेरे को एक बात बताओ, आई विल मेक अ डायग्राम। वैसे मैं तुम लोग को एक बात बता दूं, ड्राइंग बनाना तुमको सीखना ही है, ड्राइंग बनाना तुमको सीखना ही है, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम के अंदर, लॉस ऑफ प्रॉफिट के अंदर मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें मैं डायग्राम ही बनाऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा तभी क्वेश्चन करूंगा, मेरे से नहीं बनता क्वेश्चन। ठीक है, मैं एवरेज स्टूडेंट हूं, आई एम कंसीडरिंग माई सेल्फ एज एवरेज स्टूडेंट, तो मैं तो ड्राइंग बना के सॉल्व करूंगा, तुम लोग देख लो अपना। अल्टीमेटली तुमको भी ड्राइंग बना के ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम आज के डेट में बिना ड्राइंग बनाए सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वी आर लाइक रिपीटेटिवली सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, बट ड्राइंग बनाने का एडवांटेज तुमको दिखेगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा उस टाइम पे, तुम खुद देख लेना ड्राइंग बनाने का भयानक एडवांटेज। देखो ड्राइंग बनाता हूं, अब मैं बोला 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 1 जून को 1 जून 2019 से ले लेते हैं, 1 सितंबर 2019, तो जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, 1 सितंबर ये हुआ मेरा, ये मेरा पिछले साल का पीरियड है। इसी साल 1 जून 2019 से 1 सितंबर 2019, भैया 2 पीरियड आप क्यों लिख दियो? सॉरी 2020, ये दूसरा साल हो गया 2020। ठीक है भैया, आप ये पीरियड क्यों लिख दियो? मैं तुम लोगों को बोला ये इस दिन ये देखो, इस दिन लग गई आग, ये देखो दिख रहा है, ये देखो, ओ इतनी बड़ी आग लगी, लपटे गई ऊपर ऊपर तक। तो मैं बोला इस दिन, किस दिन? 1 जून 2020, 1 जून 2020 को लग गई आग। ठीक है, तो मैं बोला कि 3 महीने का पीरियड, जून, जुलाई, अगस्त, 1 सितंबर को नॉर्मल हो गई ना चीजें। मैं बोला 3 महीने तक तुम्हारा ये जो पीरियड है ना, ये रहा तुम्हारा अफेक्टेड पीरियड। क्या रहा ये? अफेक्टेड पीरियड। मतलब इस समय तक तुम्हारा बिजनेस जो है, जो तुम्हारा बिजनेस था वो मंदी चल रहा था, मंदा चल रहा था। ठीक है, इस समय तक 3 महीने का पीरियड है ये। ठीक है, मैं तुम लोगों को बोला पिछले साल इन्हीं 3 महीनों में, पिछले साल ये देखो मैं बना के रखा हूं, पिछले साल इन्हीं 3 महीने में, यानी 1 जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 1 जून से लेकर 1 सितंबर तक की तुम्हारी सेल्स जो थी वो 5 लाख की थी। मैंने बोला पिछले साल इन्हीं 3 महीनों की सेल्स तुम्हारी 5 लाख थी, पर इस साल इसी 3 महीने की सेल तुम्हारी सिर्फ 1 लाख है। इस साल इसी 3 महीनों की सेल तुम्हारी कितनी है? सिर्फ 1 लाख है। तो मैंने तुमसे पूछा, स्टैंडर्ड सेल लिखा था फॉर्मूले में, अगर तुम लोग के सामने कॉपी है, तुम लोग अपनी कॉपी में देखो क्या लिखा था, स्टैंडर्ड सेल लिखा हुआ था। व्हाट कैन बी द स्टैंडर्ड सेल? कि इन्हीं 3 महीनों के दौरान पिछले साल में क्या सेल किया था, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का यह मानना है कि कोई भी बिजनेस अचानक से ऊपर या अचानक से नीचे नॉर्मली नहीं जाता है कभी भी। ठीक है, नॉर्मली सिचुएशन बात कर रहा हूं ना, स्कैम्स की बात नहीं कर रहा मैं। नॉर्मली कोई भी बिजनेस एकदम से ऊपर या एकदम से नीचे रातों रात सक्सेस मिलना है, ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो सालों की मेहनत रहती है जो एक बार में बाहर आके दिखती है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी बोलती है अप्रोक्सीमेटली जो आपकी इस 3 महीने जो इफेक्टेड पीरियड है, जो ये आपके 3 महीने का इफेक्टेड पीरियड है, इसको हम पिछले साल के इन्हीं 3 महीनों से, इन्हीं सेम 3 महीनों से कंपेयर करेंगे, और कुछ ऊपर नीचे आपका बिजनेस का हम चेक कर लेंगे, क्योंकि कुछ ऊपर या कुछ नीचे तो नहीं हो रहा हर साल। मतलब आपका ग्राफ कुछ ऐसा या कुछ ऐसा तो नहीं जा रहा, ये अपवर्ड ट्रेंड ग्राफ है, डाउनवर्ड ट्रेंड ग्राफ है तो या कुछ ऊपर नीचे तो नहीं है, हम चेक कर लेंगे और उसको हम लोग इस साल की सेल से कंपेयर कर लेंगे, और इस बेसिस में हम आपकी कितनी सेल्स कम हुई इन 3 महीनों के दौरान, कितनी आपकी कम सेल्स हुई, शॉर्ट सेल्स कितनी हुई, वो हम निकालेंगे। ऐसा इंश्योरेंस कंपनी का मानना है। तो इस सिचुएशन में अगर तुम स्टैंडर्ड सेल देखोगे एग्जांपल, तो कितनी है मेरी? 5 लाख। और ये मैं कैसे निकाला? ये पिछले साल उन्हीं 3 महीनों की सेल्स है, जिन 3 महीने इस साल में इफेक्टेड रहा है ना आग लगने के कारण, उन्हीं 3 महीने पिछले साल की सेल में उठा लिया 5 लाख एज माई स्टैंडर्ड सेल। दिस इज माई स्टैंडर्ड बेंचमार्क। इसमें तुम देखोगे प्लस माइनस लिखा हुआ है, प्लस माइनस ट्रेंड। ट्रेंड मतलब ये कुछ तो भी ऊपर या कुछ तो भी नीचे, दैट इज व्हाट ट्रेंड। ठीक है, कि हो सकता है कि हम लोग 5-10 साल की आपकी बुक चेक किए तो उसमें लिखा था कि उसमें दिख रहा था कि हर साल आप 2% ना आपकी सेल्स बढ़ते जाती है। हो सकता है मैं पिछले 10 साल का डेटा कंपेयर किया तो मैं देखा हर साल आपकी सेल्स ना 2% से बढ़ती है अप्रोक्सीमेटली, या फिर घट भी सकती है, हर साल 2% से घट रही है, 3% से घट रही है। तो मैंने ट्रेंड देखा कि आपका जो बिजनेस है वो ऊपर अपवर्ड ट्रेंड में है या लोअर ट्रेंड में, या कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। ये देखो ये न्यूट्रल है, ना अप ना डाउन, दिस इज न्यूट्रल। ठीक है, तो या तो ऊपर भी जा रहा हो सकता है, तो नीचे भी जा रहा हो सकता है, या तो न्यूट्रल भी हो सकता है हर साल। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है ना, जैसे मान लो क्वेश्चन में बोल दिया 10% का ट्रेंड है हर साल, क्या बोल दिया क्वेश्चन ने? 10% का ट्रेंड है हर साल। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आपकी सेल्स हर साल 10% से बढ़ जाती है। तो ये तो पिछले साल की सेल्स है तो इस साल इससे 10% ज्यादा सेल्स होती
है ना, क्योंकि हर साल 10% बढ़ जाता है। तो इस साल 10% ज्यादा सेल होती, तो ये 5 लाख का 10% कितना होता है, 50,000। तो इस साल सेल्स कितने की होती, इस साल कायदे से सेल्स अगर आग नहीं लगे रहती तो इस साल जो सेल्स होती वो 5,50,000 की होती, है ना। क्यों, क्योंकि हर साल 10% से सेल्स बढ़ जाती है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो पिछले साल अगर 5 लाख थी उन 3 महीने की सेल्स, तो इस साल 3 महीने की सेल्स 5 लाख प्लस 10% ऑफ 5 लाख यानी 5,50,000 हो जाती, है ना। तो दैट इज द सेल, दैट कैन बी द सेल अगर आग नहीं लगती तो, बट आग तो लगी। माइनस कर दो एक्चुअल में कितने की सेल्स हुई, तो एक्चुअल में कितने की सेल्स हुई भाई, 1 लाख की सेल्स हुई एक्चुअल में। तो एक्चुअल में 1 लाख की सेल्स हुई, तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो देखो कितना आ गया ये 4,50,000, एंड दिस इज माई शॉर्ट सेल्स। और देखो कॉमन सेंस की भी बात है, कॉमन सेंस निकालो जल्दी, कॉमन सेंस को बाहर निकालो। कितने की सेल्स होती कायदे से अगर आग नहीं लगती, 5,50,000 की, कितनी की हुई 1 लाख की, तो कितने की सेल्स कम हो गई, कितने की सेल्स कम पड़ गई, कितने की सेल्स चले गई छोड़ के मुझे इस आग के चक्कर में, कितने की 4,50,000। दैट इज नोन एज शॉर्ट सेल। क्लियर हुई बात, इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सेल्स, मतलब कितनी सेल्स कम हुई। समझ में आ गई बात, तो ऐसे निकालते हैं। दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, जीपी रेशियो। ठीक है, तो यहां पर वो वाला जीपी रेशियो नहीं है जो लॉस ऑफ स्टॉक में निकाले थे। लॉस ऑफ स्टॉक में तो डायरेक्ट ले लिए थे जीपी अपॉन सेल्स 100। यहां पर इंश्योरेंस एक्ट, ये हम लोग वैसे किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं, इंश्योरेंस एक्ट के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। तो यहां पर इंश्योरेंस एक्ट खुद बताता है कि तुमको जीपी रेशियो कैसे निकालना है। ठीक है, उसी को लेंगे। कोई भी बच्चा में से डाउट नहीं पूछेगा मैसेज करके, भैया ये जीपी रेशियो फॉर्मूला कहां से आया, ये तो जीपी रेशियो फॉर्मूला नहीं होता, जीपी रेशियो फॉर्मूला तो हम कुछ और पढ़े थे। अरे मेरे भाई, मैं बोला ना अकाउंटिंग से हट के अभी हम लोग कुछ बात कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अभी हम लोग इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग क्लेम कैसे निकालते हैं उस बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए यही फॉर्मूला है जो इंश्योरेंस एक्ट में दिया है, तो हमको इसी को कंसिडर करना। क्यों, रीजन जरूर बताऊंगा ना ये फॉर्मूला बनाने का, क्यों उन्होंने जीपी रेशियो का ये फॉर्मूला क्यों बनाया। देखो जीपी रेशियो का फॉर्मूला एक बार पढ़ लो। चलो देखो, अब इसका मैं रीजन तुम लोग को बता देता हूँ। फॉर्मूला एक बार देख लो, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। अब इन सब चीजों का एक एक करके तुमको मतलब बताऊंगा। ऑफ कोर्स तुमको नेट प्रॉफिट का मतलब पता है। लेट मी टेल यू समथिंग, लाइक हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, बताओ जीपी कितना है, 70, 20, 30, 40, 30,000 जीपी आ गया, आ गया 30,000 आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पीएनएल अकाउंट में, है ना। पीएनएल अकाउंट में हम इस जीपी को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद तो जीपी हम लोग ऐसे लिख देते हैं। फिर इसके बाद ना हमारे ना कुछ खर्चे होते हैं, फॉर एग्जांपल रेंट का खर्चा होता है कुछ, कितना ले लेते हैं, चलो 5,000 ले लेते हैं। और टू इंटरेस्ट का खर्चा होता है, इंटरेस्ट में ले लेता हूँ चलो 10,000। ठीक है, और कुछ अदर खर्चे भी होते हैं, टू अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, उसको भी हम 10,000 ले लेते हैं। कितना हो गया, 10, 25,000। फिर टू नेट प्रॉफिट ले लेता हूँ 5,000 का। ठीक है, बचा कुछ नेट प्रॉफिट हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ मेरा ट्रेडिंग पैनल दिखता है, ऐसी मैं नॉर्मल सा बनाया हूँ। ठीक है, अब देखो, अब हम जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास। ये देखो, ये हम भाई साहब हैं, ये हम जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास। इंश्योरेंस कंपनी वाले भाई साहब ये इधर बैठे होंगे। ठीक है, का पीसी पड़ा हुआ है, काम चल रहा है, या एंटीना लगा है, ये देखो ये काम चल रहा है। हम बोले सर, बोले यस सर, हमको इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। बोले किस चीज़ की चाहिए, बोले हमें प्रॉफिट को ना इंश्योर कराना है कि अभी कभी अगर हमारे कंपनी में आग लग गई, कभी हमारे दुकान में आग लग गई, तो हमको अपने जो प्रॉफिट है उसको इंश्योर कराना है। वो बोले ओके, क्या बोले वो, ओके, मतलब हो जाएगा काम। तो वो बोले कितने का प्रॉफिट बुक, कितने का प्रॉफिट इंश्योर कराना है। वो बोले सर मेरे को 5,000 का प्रॉफिट होता है। वो बोले मेरे को 5,000 का प्रॉफिट होता है, आप एक काम करिए 5,000 का प्रॉफिट का इंश्योरेंस कर दीजिए। कितने का कर दीजिए, 5,000 का। तो वो बोले ठीक है, हम 5,000 के प्रॉफिट का इंश्योरेंस आपका कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ रहे हो कि जो इफेक्टेड पीरियड रहेगा, है ना, मान लो कि ये 1 महीने का ट्रेडिंग अकाउंट है, वैसे दिख भी 1 महीने के लायक ही रहा है, 1 महीने का ट्रेडिंग अकाउंट है मान लो। तो वो बोले ठीक है, जितना आपका इफेक्टेड पीरियड रहेगा उतने समय अंतराल,
ठीक है, हम आपको जो 5-5 हज़ार का प्रॉफिट पर मंथ हम दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब एक डाउट यहाँ पर बच्चे पूछते हैं भैया मैंने बोला यस, चलो इसको हम लोग बाद में लेते हैं। ठीक है, तो 5,000 का नेट प्रॉफिट हम आपको हर महीने दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बट वो बोले बट मैंने बोला यस बट व्हाट। ठीक है, बोले सर ये आप इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट लोन पे होगा। इंटरेस्ट वो लोग तो नहीं बोलेंगे कि चलो ठीक है आपके बिल्डिंग में आग लग गई, आपकी दुकान में आग लग गई तो हम आपको इंटरेस्ट माफ कर देते हैं, ऐसा तो नहीं होगा, वो तो नहीं माफ करेंगे। वैसे ये रेंट तो आपको सर देना ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे चार्जेस जो आपको देने ही होंगे। तो मान लेते हैं हम आपको 5,000 का दे देंगे, 5,000 पर मंथ हम आपको आपका प्रॉफिट का कंपनसेशन दे देंगे जो आपका हो रहा है। बट सर ये जो 5,000 है वो आपका ये इस टाइप के खर्चे माइनस करने के बाद आया है ना। एक मिनट रुक, हाँ इस टाइप के, चलो फैक्ट्री लो गई थी, अभी अपनी क्लास ही बंद हो जाती। हाँ, तो इस टाइप के खर्चे माइनस करने के बाद आया। सर अगर मैं 5,000 आपको दे भी दे रहा हूँ, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी हर महीने, तो आपको ये रेंट और ये इंटरेस्ट ये सब खर्चे तो बियर करने ही पड़ेंगे। तो मैं क्या बोल रहा था, मैंने बोला यस सर बताइए, मैं ये बोल रहा था कि आप क्या करिए अपने ना स्टैंडिंग चार्जेस का भी इंश्योरेंस करा लीजिए। क्या करवा लीजिए? स्टैंडिंग चार्जेस का भी इंश्योरेंस करा लीजिए। तो द मैटर ऑफ फैक्ट इज व्हाट डू मीन बाय स्टैंडिंग चार्जेस? स्टैंडिंग चार्जेस मतलब होते हैं ऐसे खर्चे, स्टैंडिंग चार्जेस मतलब होते हैं ऐसे खर्चे, तुम लोग बोलोगे भैया हमें ना सिखाओ, ओवरहेड्स पढ़ के आए, मशीन आर रेट में जानते हैं स्टैंडिंग चार्जेस क्या होता है। मैं बोला फिर भी जान लो, स्टैंडिंग चार्जेस मतलब होता है फिक्स्ड एक्सपेंस। क्या होते हैं? फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं ऐसे खर्चे जो कि फिक्स्ड है, ऐसे खर्चे जो कि फिक्स्ड हैं, मतलब वो आपको इनकर करने ही पड़ेंगे, चाहे आपका ऑपरेशन चल रहा हो चाहे बंद हो। ऑपरेशन मतलब आपका जो काम है वो चल रहा हो या बंद हो। मकान मालिक ये नहीं बोलेगा कि आपकी दुकान जल गई तो नहीं पता, हमको रेंट चाहिए भाई, हमको रेंट चाहिए है, प्लस दुकान तो आप बनवाओगे, रेंट हमको चाहिए। मकान मालिक रेंट से पीछे नहीं हटेगा। डिवेंचर होल्डर्स बोलेंगे इंटरेस्ट हमको चाहिए है, लोन वाले बोलेंगे, बैंक वाले बोलेंगे इंटरेस्ट का हम लोग लोन पे इंटरेस्ट चाहिए है, तो वो तो नहीं छूटेगा ना, वो तो फिक्स एक्सपेंसेस है। तो उसने मुझे रेकमेंड किया कि आप ये प्रॉफिट का इंश्योरेंस कराओ, प्लस आप अपने स्टैंडिंग चार्जेस को भी इंश्योर करा लो। ठीक है, अब मैंने पूछा ठीक है करा देता हूं। कितने के स्टैंडिंग चार्जेस है मेरे? मान लो ये स्टैंडिंग नहीं है, ये दोनों ही स्टैंडिंग है। कितने के? 15,000 के। तो उन्होंने बोला 15,000 को करा लो, तो टोटल 20,000 हो गया। तो मैं बोला सर अब एक बात चीज ध्यान में रखना, यही वाला मैं उस टाइम बोलने वाला था जो रुक गया। बच्चे पूछते हैं भैया तो क्या जो जितने का भी कराए, क्या इंश्योरेंस पॉलिसी जो का जो अमाउंट रहता है उसमें हम जो प्रीमियम देते हैं, हर महीने हमको प्रीमियम देना होता है, तो प्रीमियम सब में सेम ही रहता है, अलग अलग नहीं होता? मैं बोला यस। इतना ज्यादा इंश्योरेंस का अमाउंट तुम रखोगे, मतलब देखो जैसे यहाँ 20,000 है, ठीक है, उतना ज्यादा, और जितना महीना तुम्हारा महीना रहेगा, जैसे तुम बोले कि अफेक्टेड पीरियड 3 महीना रहेगा, अगर तुमने बोला कि अफेक्टेड पीरियड 3 महीना रहेगा तो उन लोग उस हिसाब से प्रीमियम चार्ज करेंगे। अगर तुम बोले अफेक्टेड पीरियड 6 महीना रहेगा तो उन लोग उस हिसाब से प्रीमियम चार्ज करेंगे। अगर तुम बोले अफेक्टेड पीरियड 1 महीना रहेगा तो लोग उस हिसाब से प्रीमियम चार्ज करेंगे। तो प्रीमियम का अमाउंट वेरी करता है, इसीलिए सोच समझ के कराते हैं इंश्योरेंस। तो यहां पर मैं बोला सर 20,000 का ठीक है मैं करा लूंगा, तो वो बोला कि ठीक है प्रीमियम का अमाउंट आपका लेट से बोलो 1,500 रुपए पर मंथ बन गया। मैं बोला यार 1,500 पर मंथ तो मैं नहीं दे पाऊंगा, 5,000 तो मेरा प्रॉफिट ही होता है अगर उसमें भी 1,500 का और इंश्योरेंस दे दूं तो मेरे पास तो सिर्फ 3,500 बचेगा। तो मैं बोला सर एक काम करो, आप ना सिर्फ 15,000 की पॉलिसी बना, मतलब इसका मतलब आप 5,000 का प्रॉफिट बुक वो इंश्योर कर लो और 10,000 के स्टैंडिंग चार्जेस का इंश्योरेंस कर दो। कितने का कर दो? 10,000 का। तो उस हिसाब से मेरा 15,000 का बस पॉलिसी का अमाउंट बनेगा, मतलब जो पॉलिसी मेरे को मिलेगी अगर आग लगी तो उस हिसाब से ये हो गया मेरा 1,000 पर मंथ ये क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम है। इंश्योरेंस प्रीमियम मैं बोला चलो इतना अफोर्ड कर सकता हूँ, 1,000 पर मंथ मैं दे दूंगा, ठीक है तो इस सिचुएशन में क्या मेरे स्टैंडिंग चार्जेस कितने के थे? मेरे स्टैंडिंग चार्जेस थे टोटल 15,000 के, जिसमें से मैंने 10,000 का क्या करा लिया? इंश्योरेंस करा लिया, और 5,000 का नहीं कराया। ठीक है, इंश्योरेंस नहीं कराया, तो इसी को मैं बोलता हूं इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, और इसको मैं बोलता हूं अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। समझ में ये बात? तो स्टैंडिंग चार्जेस मतलब फिक्स्ड खर्चे, उस फिक्स खर्चे का पोर्शन जो आप इंश्योर करा रहे हो उसको बोलते हैं इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, जो आप नहीं करा रहे हो उसको बोलते हैं अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। क्लियर हो गई बात? तो ऐसा कुछ कार्यक्रम यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इफ यू वांट यू कैन नोट दिस डाउन एज एन एग्जांपल। ठीक है, तो अब इंश्योरेंस कंपनी बोलती है इस हिसाब से आपका जो जीपी का रेशियो बनेगा वो आप अपना नेट प्रॉफिट इंश्योर करा रहे हो, प्लस
आपके इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जो आपने इंश्योर कराए हैं उसको हम लेंगे डिवाइडेड बाय आपकी जो सेल्स थी प्रीवियस ईयर की, जो आपकी सेल्स थी प्रीवियस, ऑफ कोर्स नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी प्रीवियस ईयर का ही होगा, मतलब सभी प्रीवियस ईयर का इनटू 100, तो आपका जीपी रेशियो बनेगा। तो इस वजह से जीपी रेशियो बना, क्योंकि हम इंश्योरेंस कराते हैं नेट प्रॉफिट का और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का, तो हम उतने ही अमाउंट से जीपी रेशियो निकाल के उतने का इंश्योरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये फॉर्मूला बना। अब ये फॉर्मूला फिर से मत लिख देना, तुम लोग ऑलरेडी लिख चुके हो। ठीक है, तो ये जीपी रेशियो का पॉइंट में समझाया। ठीक है, और क्या लिखा है नोट में, देखो जीपी रेशियो शुड बी एडजस्टेड फॉर एनी ट्रेंड गिवन इन क्वेश्चन। बोल रहा है अगर जीपी रेशियो में भी कोई ट्रेंड दे दिया, फॉर एग्जांपल बोल रहा है जीपी रेशियो हर साल 2% से बढ़ता है या 1% से कम होता है या 5% से बढ़ता है, 4% कम होता है, अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देना, तो वो तो हम लोग कर देंगे, क्वेश्चन में दिया रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अब फाइनली हमको निकालने बोलेगा प्रॉफिट लॉस्ट ऑन सेल्स, तो फाइनली कितना आपका प्रॉफिट का लॉस हुआ वो बताओ। तो कैसे निकलेगा, जो शॉर्ट सेल्स है उसको मल्टीप्लाई कर देना जीपी रेशियो से, तो आपका कितना प्रॉफिट लॉस हो गया, कितना प्रॉफिट सेल्स निकाल लोगे, जितनी कम सेल्स हुई उसमें कितना लॉस हो गया वो निकल जाएगा। मैं क्वेश्चन से समझाता हूं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो चलो एक एग्जांपल लिखो, ये तुमको कॉपी में ही लिखना है ना। देखो एग्जांपल, देखो सेल्स, लो इसको लिख लो, ये क्वेश्चन अभी हम लोग एज एग्जांपल करेंगे। चलो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने के लिए, सॉल्यूशन के भी पहले मैं तुम लोग को क्या बोला था, क्वेश्चन को समझने के पहले मैं बनाऊंगा ड्राइंग। मैं क्या बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा ड्राइंग। चलो ड्राइंग बनाया जाए। 2 साल है, 2019, 2020, 2021, 2019-20, 2020-21, इवेंचुअली 2020 में आग लगी है। तो मेरे को बोल रहा है देखो सेल्स 1/6/2019 से 1/9/2019 तक 6 लाख दी हुई है। 1/6/2019 मतलब कहीं यहां पर 1/6 मतलब 1 जून, ठीक है, से लेकर 1/9 तक 19, यानी कि तुम्हारा सितंबर तक की जो सेल्स दी हुई है वो दी हुई है 6 लाख रुपए। क्या भाई, फिर बोल रहा है 1/4/2019 से 31/3/2020 मतलब पूरे साल की 2019-20 की पूरी सेल्स दी हुई है 16 लाख। यहां से यहां तक की सेल्स कितनी दी हुई है, 16 लाख रुपए। ठीक है, फिर इसके बाद देखो 1/4/2020 से 1/9/2020 तक की सेल दी हुई है, मतलब यहां पर 1/4/2020 से लेकर 1/9/2020 तक की सेल, यहां कहीं पर होगा 1/9/2020 तक की सेल्स कितनी दी हुई है, 7 लाख रुपए, 7 लाख। ठीक है भाई,
और 1/4/2020 से 1/6/2020 तक की सेल दी हुई है। मतलब यहां से ही 1/4/2020 से लेकर 1/6/2020 यानी यहां कहीं पर यहां तक की सेल्स कितनी दी हुई है? 5 लाख। पांच लाख, ठीक है, ओके जी। फिर उसके बाद देखो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख का, पिछले साल का है। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 लाख। स्टैंडिंग चार्जेस, अब यहां पर अगर तुम एक चीज पढ़ोगे, यहां पर एक चीज पढ़ोगे तो स्टैंडिंग चार्जेस तुमको 6 लाख का दिया है, बट क्वेश्चन प्रोवाइड्स कि 30% ओनली आर इंश्योर्ड, मतलब इसमें से 30% इंश्योर्ड है, मतलब 70% इंश्योर्ड नहीं है। तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 लाख का 30%, 6 3 18, 1,80,000 रुपए। तो अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितने हो जाएंगे? 6 लाख में 1,80,000 माइनस कर दो, 7 6 42, 4,20,000। क्या आ गया? अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। डेट ऑफ फायर 1/6/2020, लो जी लो, 1/6/2020, ये देखो पट पड़ी आग यहां पर, ठीक है। और बोल रहा है अफेक्टेड पीरियड जो है वो 3 महीने का है। तो 1/6, 6 7 8, 1/9, ये देखो ये रहा अफेक्टेड पीरियड, ये यहां से यहां तक। पिछले साल यही सेम पीरियड था, यहां से यहां तक, ये देखो, ये देखो पिछले साल का कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड है वो, ठीक है। बोल रहा है प्रॉफिट लॉस निकाल के दिखाओ, क्या भाई निकाल लेंगे, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन का बन गया डायग्राम, ठीक है, विच कैन बी यूज। अब देखो लिखो सॉल्यूशन। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट, ये निकालने बोला है क्वेश्चन में। क्या निकालू? सबसे पहले निकाल लेते हैं शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स कैसे निकलेगा भाई? सबसे पहले लेते हैं हम स्टैंडर्ड सेल्स। सबसे पहले कंपेयर करने के लिए हम लेंगे स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल क्या होता है? इस साल जितने महीने आग का असर रहा, जितने भी महीने, उसी सेम महीने, यानी कि देखो 6 7 8, 6 7 और 8th मंथ 8 का इफेक्ट रहा, तो इसी सेम पिछले साल यही 3 महीने में सेल्स कितनी थी, वही मेरी स्टैंडर्ड सेल होती है। क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है देखो 6 लाख, 6 लाख पिछले साल की इसी सेम 3 महीने की सेल्स मेरे को दी हुई है, तो ये हो गया 6 लाख। इसमें क्या करते हैं? प्लस माइनस कर देते हैं ट्रेंड। इसमें क्या कर देते हैं? प्लस माइनस कर देते ट्रेंड। मेरे को एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी ट्रेंड के बारे में जिक्र किया है क्या? बिल्कुल नहीं, तो ट्रेंड नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल शब्दों में ट्रेंड नहीं है। बिजनेस जो है नॉर्मल हर साल सेम ही चलता है। माइनस कर देते हैं एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स या एक्चुअल टर्नओवर, जो भी बोलो। तो ये देखो क्या मेरे को दिया हुआ है, क्या मेरे को दिया हुआ है? नहीं भैया यहां तो नहीं दिया है, ओहो क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन ही गलत हो गया, नहीं दिया। मैंने बोला अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे ड्राइंग को तो तुमको मिलेगा यहां से यहां तक की सेल्स दी हुई है, यहां से यहां तक की सेल्स दी हुई है। तो अगर मैं इतने पीरियड की सेल्स को इतने पीरियड की सेल्स से माइनस कर दूं तो क्या इतने पीरियड की सेल्स आ जाएगी? बोलो हाँ भैया आ जाएगी। तो यहां 7 लाख की सेल्स है, यहां से यहां तक की 5 लाख की सेल्स है। इसका मतलब ये जो फायर वाली जो जगह है ना, यहां पर सिर्फ 1 लाख की सेल्स हुई होगी। यहां पर कितने की सेल्स हुई होगी? 1 लाख की सेल्स हुई होगी। बेटा क्वेश्चन डायरेक्ट भी नहीं, थोड़ा घुमा के नहीं दे। अब प्रोफेशनल एग्जाम में इतना भी ना करे, इतना भी ना बख्शो तुम क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के तुमको दे सकता है। तो तुमको इतने जगह की सेल्स दे दिया और इतने जगह की सेल्स दे दिया, तो इतने से इतने को माइनस कर दो तो इतने वाले जगह की सेल्स मिल जाएगी ना। देखो डायग्राम बनाने का ये फायदा होता है। समझ गई बात? तो ये काम तुम रफ में कर सकते हो या फेयर में भी बना सकते हो। आई डोंट थिंक एग्जाम में मार्क्स कटेंगे इसके, ठीक है। तो ये हो गया 1 लाख। तो एक्चुअल सेल्स कितने की है? 1 लाख की है। व्हाट इज शॉर्ट सेल्स? शॉर्ट सेल्स इज 5 लाख। व्हाट इज शॉर्ट सेल्स? शॉर्ट सेल्स इज 5 लाख। बहुत अच्छा बच्चे। अब बी क्या निकालेंगे? जीपी रेशियो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जीपी रेशियो? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो क्या मुझे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है? यस भैया परोस के दिया है 3 लाख। क्या मैंने इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ऑलरेडी निकाल लिए हैं? यस 1,80,000 डिवाइडेड बाय क्या मेरे को पिछले साल का टर्नओवर दिया हुआ है? ये देखो 16 लाख। पिछले साल का टर्नओवर मेरे को दिया हुआ है 16 लाख। 16 लाख 3 लाख इंटू 100, तो ये कितना आ रहा है? 4,80,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख परसेंट, तो ये आ रहा है 30%। तो दिस इज माई जीपी रेशियो।
30% आ गया। जीपी रेशियो में कोई ट्रेंड नहीं है, ऊपर नीचे सेम ही रहेगा ये, ठीक है। तो फाइनली हम निकाल सकते हैं सी पॉइंट में शॉर्ट सेल्स। क्या निकाल सकते हैं? शॉर्ट सेल्स। कैसे निकलता है शॉर्ट सेल्स भाई? शॉर्ट सेल्स सॉरी क्या लिख रहा हूं, प्रॉफिट लॉस्ट। तो प्रॉफिट लॉस्ट इज इक्वल टू शॉर्ट सेल्स into GP ratio. Short sales into GP ratio. What is the short sales, guys? Come on, 5 lakh. Easy. What is GP ratio? 30%. 1,50,000. This is the profit lost due to fire. ऐसे तुम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो। बताओ, कुछ भी टफ था इधर? इधर क्या टफ था ये बताओ? कैसे निकाले भाई शॉर्ट सेल्स? भाई इस साल जो 3 महीने का इफेक्टेड पीरियड था, पिछले साल सेम 3 महीने की सेल्स हम लोग एज अ स्टैंडर्ड उठा लिए। कोई ट्रेंड नहीं था इस क्वेश्चन में, ट्रेंड आएगा तो लगा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसमें से माइनस कर दिया एक्चुअल में कितनी सेल्स हुई, तो मुझे पता चला कि 5 लाख की ऐसी सेल्स है जो मैं कर सकता था, पर इस आग ने मत्ती मार दी, नहीं कर पाया। ठीक है, तो 5 लाख की सेल्स मेरी चले गई, बूम बूम चले गई। ठीक है, फिर उसके बाद जीपी रेशियो निकाला मैंने, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टर्नओवर। तो मेरे को क्वेश्चन में परोस के दिया था तो इसमें कोई चर्चा की बात नहीं, और हर बार परोस के देगा तो कोई चर्चा की बात ही नहीं। फिर आया प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे? जो भी शॉर्ट सेल्स हुआ है उसमें जीपी रेशियो मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब मैं इतना प्रॉफिट कमा सकता था पर नहीं कमा पाया, इतना प्रॉफिट मैं कमा सकता था पर नहीं कमा पाया, तो इतने प्रॉफिट का मैंने क्या कराया है? इंश्योरेंस करा के रखा है। इतने प्रॉफिट का मैंने क्या करा के रखा है? इंश्योरेंस करा के रखा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यस। तो इसको तुम लोग अब नोट कर सकते हो, नोट इट डाउन फास्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल कराऊंगा मैं। ठीक है, ये वाला एग्जांपल क्लियर हुआ? तुम लोग समझ में आओगे भैया ये तो बहुत इजी है। मैं बोला तो, मैं कब बोला था टफ है? मैंने बोला क्या टफ है ये बताओ? तो बोलोगे भैया 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 थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाओ। मैं बोला ओके, मैंने बोला ओके। चलो तो सबसे पहले देखो, फायर ऑन 1/6/2020। भैया आप इसी दिन फायर लगा देते हो, क्या करें यार, सेम एग्जांपल लेते हैं ना यार, क्या दिक्कत है? अफेक्टेड पीरियड कितने का होगा? चलो 4 महीने का अफेक्टेड पीरियड ले लेते हैं। लेट अस टेक 4 मंथ। सेल्स निकाल लेते हैं, 2019-20 की सेल्स ले लो 20 लाख। लो तो लिखो एग्जाम्पल। हो गया? चलो सॉल्यूशन करेंगे। एग्जाम्पल लिखने बोलता है, इसका मतलब तुम वीडियो पॉज करके लिखना है तुम लोग को। ठीक है, तुम लोग सोचते हो कि भैया आप तो 5 सेकंड तक गिनते हो फिर हो गया बोलते हो, पॉज करना है बेटा तुम लोग को, पॉज। चलो सबसे पहले भैया ड्राइंग बनाएंगे। मैं बोला ओके। देखो मैं तुम लोगों के लिए ना मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ। तुम लोगों को इधर ड्राइंग क्लास क्या मिल रही है? फ्री में मिल रही है। ड्राइंग क्लास कॉम्प्लीमेंट है। तुम लोग नहीं समझे मेरी बात, छोड़ो, नहीं बताना मेरे को कुछ। आज मैं कुछ नहीं, आज तुम ही लोग बोल लो। 2019-20 की सेल्स मेरे को 20 लाख दी हुई है। एक 6/2019 से 30/9, 6, 7, 8, 9, 4 महीने इफेक्टेड पीरियड। क्या ये इफेक्टेड पीरियड नहीं है? मैं बोला अरे हाँ, ये स्टैंडर्ड के लिए दिया हुआ है। तुम 8 लाख की सेल्स है इधर। इस साल
1/6/2020 से 30/9/2020 1 लाख की सेल हुई है। एक लाख है भाई। पूरा ट्रेंड 20% का है, 20% अपवर्ड ट्रेंड है सेल्स पे। 20% अपवर्ड ट्रेंड क्यों लिखा है, स्पेसिफिकली मेंशन है बिकॉज ट्रेंड डाउन साइड भी हो सकता है ना, कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तो 20% से सेल्स इस साल बढ़ने का प्रोजेक्शन था, 20% से इस साल सेल बढ़ने का प्रोजेक्शन था। नेट प्रॉफिट मुझे दिया हुआ है भाई साहब, 2 लाख का नेट प्रॉफिट है। इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस डायरेक्टली दिए हुए 50,000 के, बोल रहा है प्रॉफिट लॉस निकाल दो। लो बन गया डायग्राम। तुमको बोल रहा है इस दिन लग गई आग, इस दिन लग गई आग, ये देखो बड़ी बड़ी लपटें हैं। ये देखो रियलिस्टिक लगेगा। इस दिन लग गई आग। अब तुमसे बोल रहा है अब ये अफेक्टेड पीरियड कितने महीने का, 4 महीने का। ये देखो यहां से यहां तक ये रहा अफेक्टेड पीरियड, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड पिछले साल का ये रहा। ठीक है, तुमको दोनों समय की सेल्स भी दी हुई है, दिक्कत कितने है, कितने भी नहीं है। चलो सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन लिखो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट। ए में लिखो शॉर्ट सेल्स, शॉर्ट सेल्स कैसे निकलेगा भाई साहब, स्टैंडर्ड सेल्स ले लो। स्टैंडर्ड सेल्स कितने की है, देखो ये रहा अफेक्टेड पीरियड, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पिछले साल का पीरियड ये रहा 8 लाख, तो ये 8 लाख ले लो स्टैंडर्ड सेल्स। इसमें प्लस या माइनस क्या करते हैं, ट्रेंड। एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन में मुझे ट्रेंड दिया है भैया, बिल्कुल दिया है, 20% का ट्रेंड है, वो भी अपवर्ड ट्रेंड है, तो प्लस कर देंगे ट्रेंड। तो मतलब ये है कि इस साल हम लोगों की प्रोजेक्शन थी कि 20% से ट्रेंड बढ़ जाएगा, 20% से ट्रेंड बढ़ जाएगा, तो यहां लिख देते हैं 20% ऑफ 8 लाख, तो 1,60,000 से इस बार सेल्स बढ़ जाती इन 3 महीनों की इन 3 महीनों की सेल्स इस साल 1,60,000 से बढ़ जाती। और माइनस कर देते हैं एक्चुअल में कितने की सेल्स हुई, एक्चुअल टर्नओवर कितने का हुआ, एक्चुअल टर्नओवर 1 लाख का। तो प्रॉफिट शॉर्ट सेल्स कितने की हुई, शॉर्ट सेल्स कितने की हुई 8,60,000। बात यहां पर यह है कि पिछले साल इन्हीं 3 महीने का, इस साल जो सॉरी 4 महीने ना अफेक्टेड, मैं 3 महीना बोल रहा हूं, तुम लोग कंफ्यूज हो गए। जो ये 6, 7, 8, 9 ये जो पिछले साल 4 महीने थे उसमें 8 लाख की सेल्स हुई थी। इस साल ये प्रोजेक्शन थी कि सेल्स 20% से बढ़ जाएगी, 20% अपवर्ड ट्रेंड, तो 8 लाख की जगह कितने की हो जाएगी, 9,60,000 की हो जाएगी। इन 4 महीनों की सेल्स 9,60,000। वैसे तो ट्रेंड पूरे साल का दिया रहता है, पर हमको सिर्फ 4 ही महीने का निकालना है ना तो 20% से बढ़ जाएगी, यानी इस 4 महीने की सेल्स इस साल ऑफिशियली 9,60,000 की हो सकती थी। ये प्रोजेक्शन है ना मेरा, बस। पर कितने की हुई, 1 लाख की हुई, तो कितनी कम सेल्स हुई, 8,60,000 की, 8,60,000 की सेल्स कम हुई, तो दैट इज शॉर्ट सेल्स। बी पॉइंट में निकालो जीपी रेशियो, व्हाट इज जीपी रेशियो, हाउ कैन वी फाइंड जीपी रेशियो, सिंपली विल टेक नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, विल डिवाइडेड विथ टर्नओवर, टर्नओवर विल मल्टीप्लाइड विथ 100। तो क्या नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है, यस 2 लाख। क्या इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिए हैं, यस 50,000। क्या पिछले साल का टर्नओवर दिया है, ये देखो ये रहा 20 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हो जाएगा 2,50,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख परसेंट, तो 12.5% आ रहा है जीपी रेशियो। एक बार और चेक करने दो, डिवाइडेड बाय 20 लाख परसेंट, यस 12.5% बाय जीपी रेशियो। ठीक है, तो ये मेरा जीपी रेशियो हो गया। क्या जीपी में ट्रेंड है, नहीं, सेल्स पे ट्रेंड दिया, जीपी में नहीं दिया ट्रेंड, तो जीपी उतनी रहेगी जितनी आई है। ठीक है, अब सी पॉइंट में हम क्या निकालते हैं, हम सी पॉइंट में निकालते हैं प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, शॉर्ट सेल्स इंटू जीपी रेशियो, शॉर्ट सेल्स इंटू जीपी रेशियो। व्हाट इज शॉर्ट सेल्स, 8,60,000 इंटू जीपी रेशियो 12.5%, so it comes out to be 1,07,500 and this is my profit lost, this is my profit loss। इतना प्रॉफिट का मेरा लॉस हो गया।
ठीक है, तो यू कैन नोट दिस डाउन। ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए करा है कि मैं तुमको ट्रेंड दिखा सकूं एक्चुअल क्वेश्चन में कैसा दिखता है, तो एक्चुअल क्वेश्चन में भी ट्रेंड ऐसे ही दिखता है। ठीक है, तो यू कैन नोट दिस डाउन। ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। भैया एग्जाम्पल ही कराओगे, क्वेश्चन नहीं कराओगे? अरे बेटा रुको जरा, सबर करो। एग्जाम्पल्स में कराऊंगा जिससे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लूं, देन विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसा कुछ करते हैं हम लोग। तो चलो, सेल्स 2019-20 15 लाख। वैसे तुम लोगों को मेरी एक नई निंजा टेक्निक समझ में आई होगी। ठीक है, क्या? छोड़ो, जब समझ में आ जाएगी खुद ही बता देना तुम। चलो इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, देखो लिख लो इसको पहले। मैं कुछ नए पॉइंट्स तुम लोगों को दिख रहे होंगे, कुछ क्या एक ही नया पॉइंट दिख रहा है। हाँ, एक ही नया पॉइंट दिख रहा है, लिख लो इसको। हाँ चलो, हो गया। भाई साहब मैं तुमको एक नया पॉइंट समझाने वाला हूँ। क्या समझाने वाला हूँ? स्टेप नंबर 3 समझाने वाला हूँ। स्टेप नंबर 3, और मैं बता रहा हूँ लिटरली बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। स्टेप नंबर 3, लोग बोलो भैया आप ऐसे इजी इजी बोल के हमको सब करवा दो। हाँ ऑफ कोर्स पूरा बुक ही इजी है। देखो तुम लोगों को एक्चुअल में पता नहीं है, तुम लोगों को यहाँ पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पूछो कैसे? लोग बोलते हैं CA CMA CS कोर्सेज टफ है, लोग ऐसा बोलते हैं। UPSC टफ है। मैं तुमको बताऊं टफ किस चीज को बना दिया गया है? मैं तुमको बता रहा हूँ, एक हाइप है उसको टफ बना दिया गया है। रियलिटी ग्राउंड की ये है कि ये कोर्सेज को टफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके जो सिलेबस होते हैं वो बहुत ज्यादा वास्ट होते हैं। प्रॉब्लम बच्चे को ये आती है कि क्लास 12 तक बच्चा पढ़ रहा था अकाउंट्स, BST अगर कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो, है ना, इकोनॉमिक्स, है ना, इंग्लिश जो हम लोग पढ़ते ही नहीं थे, लास्ट के 1-2 महीना पढ़ते थे। PE अगर किसी का हो तो पूरे साल ही नहीं पढ़ता था। मैथ्स स्टूडेंट वाले एक्सेप्शन है, जैसे कि मैं, हम लोग भाई पूरे साल पढ़े हैं और हालत खराब टाइप मैथ्स, अकाउंट से ज्यादा मैथ्स पढ़ते थे। ठीक है, तो ऐसे तो हम लोग मतलब एक प्रिस्क्राइब सिलेबस था कि नहीं ये बुक कर लो, अकाउंट्स में TS ग्रीवाल कर लो, मैथ्स में RD पूरी कर लो, RD शर्मा, बस इधर से ही पेपर आ जाएगा और इसी के आसपास आ जाएगा। हम लोग एकदम सेटिस्फाइड, अरे इतनी पतली बुक है उसको खत्म करना है, बस काम खत्म। दैट इज अवर मेंटलिटी। अब क्या हो गया है, प्रोफेशनल एग्जाम में आ गए हम लोग की बुक तो इतनी ही पतली है। बुक अगर तुम लोगों की मैं निकालू, किधर है तुम लोग की फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक? ये रही। ये देखो, ये तुम लोगों की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक, ये देखो कितनी पतली है। इसका विड्थ देखते हैं एक बार, ये देखो कितनी पतली है ये देखो। अब इसको अगर मैं निकालू इधर और मैं बोलूं कि बताओ ये कितनी पतली है, अरे ये तो भैया तुमने बोला भैया RD शर्मा से उससे पतली है, TS ग्रीवाल 11th की जो पढ़े थे उससे पतली है, तो पार्टनरशिप के बराबर है। मैं बोला पर इसके अंदर का फॉन्ट खोल के देखो, इतने छोटे छोटे फॉन्ट है, प्लस बुक में सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं है ना, इसलिए इंस्टीट्यूट वर्क बुक इश्यू करती है। इसलिए इंस्टीट्यूट इधर उधर से क्वेश्चंस क्या बोलते हैं बना के कंपाइलर्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट को भी पता है कि बुक में क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है, कॉन्सेप्ट कवर नहीं हो रहे सारे, इस वजह से हमको बाहर से क्वेश्चन लाने पड़ते हैं। इधर उधर से तुम लोग देखो 10 जगह से बुक से मैं क्वेश्चन उठा के, कभी इधर से क्वेश्चन उठाओ, कभी इधर से क्वेश्चन, फिर एक मस्त कंबाइन करके मस्त क्वेश्चन बैंक इधर डाल देता हूं मैं, है ना। ज्यादा मैं वो नहीं करता कि नहीं बुक बनाओ पूरी बुक वो करो, ऐसा नहीं। अपन सारे कॉन्सेप्ट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा के एक जगह पे लाके रख देंगे।
ठीक है, कि मैं बोला ये भी बुक ले लो, 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 ठीक है, सारी बुक नहीं यार, क्या फायदा है, 10 ठो बुक लो, उसमें से 50 क्वेश्चन सिमिलर है, 50 क्वेश्चन कॉमन है, सब में 2-2 3-3 क्वेश्चन बस अलग थे, उससे अच्छा वो 2-2 3-3 क्वेश्चन जो अलग है ना, सबको उठा के एक जगह पे लाके रख दो, खत्म बात। तो वो चीज है यहाँ पर। तो तुम लोगों का सिलेबस बस वास्ट है, अगर तुम लोग इफेक्टिवली और साइंटिफिकली अपने सिलेबस को मैनेज कर लेते हो अगर ये सिलेबस को तुम लोगों को पता चल गया, दिस इज द की टू सक्सेस, कि जो बच्चा समझ गया कि यहाँ पर एक स्कैम है। क्या स्कैम है? लोग बोलते हैं कोर्स टफ है, टफ है, टफ है, टफ नहीं है, वास्ट है, टफ नहीं वास्ट है। एक बात बताओ, कोई चैप्टर फॉर एग्जांपल तुमको कोई चैप्टर नहीं बन रहा है, लेट अस अज्यूम यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट एंड गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट चैप्टर, बात बताओ, एक बार पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, 2 बार पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, भाई तुम ट्राई कर लो, 3 4 5 बार तुम पढ़ो, समझ में एक ना एक बार वो आएगा। वो चैप्टर भले तुमको मल्टीपल टाइम्स समझना पड़े, पर वो चैप्टर तुमको कभी ना कभी समझ में आएगा। बट वी आर रनिंग लैक ऑफ टाइम, 9 महीने का समय रहता है, बहुत ग्रुप प्रिपरेशन करनी पड़ती है, कॉलेज को संभालना कॉलेज की ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास है, जैसी भी क्लासेस है, अटेंडेंस का मैटर है, घर का काम है, बहुत सारी फाइनेंशियल इशू है, घर में पार्ट टाइम जॉब करते हैं, वो सब हमारे इश्यूज हो जाते हैं, इस वजह से हम एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। फिर हम सीधा ब्लेम करते हैं कि एग्जाम ही टफ है, सीधा हमारे पास एक ही एक्सक्यूज है, एग्जाम ही टफ है, तो कैसे एक बार में किसी का क्लियर नहीं होता। अरे भाई, जो इस स्कैम को समझ गया ना कि एक्चुअल में सिलेबस टफ नहीं है, तुम कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, सिलेबस वास्ट है और अगर तुम इस वास्ट सिलेबस को इफेक्टिवली मैनेज करना सीख गए, एक अटेम्प्ट भाई, एक अटेम्प्ट, उससे ज्यादा बात ही नहीं करूंगा, समझ में आई बात। और फिर उसके बाद तुम लोग इसके माया जाल में फंस जाते हो। माया जाल क्या होता है? चक्रव्यूह बोलते हैं जिसको, ठीक है। चक्रव्यूह रहता है कि मान लो तुम्हारा अटेम्प्ट लग गया, अब तुम एग्जाम दिए, तुम्हारा रिजल्ट 2 महीने बाद आएगा, तुम्हारा नेक्स्ट अटेम्प्ट 5 महीने बाद होता है ऑफिशियली नेक्स्ट अटेम्प्ट 1 जून में दिए तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो 5 महीने बाद तुम्हारा अटेम्प्ट रहता है ऑफिशियली, ठीक है। अब मान लो उसमें से 2 महीना तो रिजल्ट के वेट में चला गया, रिजल्ट आया, तुम फेल हो, एग्जाम्पल मैं तुमको बता रहा हूँ, चक्रव्यूह कैसा था, फेल हो। अब तुम्हारे पास कितना समय बचा? 3 महीना। अगर तुम इस बार फेल हो, मतलब तुमने कुछ गलतियां की है, उन गलतियों को सही करने में, पूरा सिलेबस रिवाइज करने में और इतना सब चीज करने में 3 महीना कम पड़ जाता है और अगर इस सिचुएशन में तुम बहुत ग्रुप वाले रहे, तब तो फिर जय हो जाएगा, 3 महीने का समय तुमको कम पड़ जाएगा। दिसंबर अटेम्प्ट में फिर से तुम्हारा अटेम्प्ट लग जाएगा, फिर फरवरी में रिजल्ट आया, मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीना बचेगा, फिर जून में अटेम्प्ट है। तो ये चक्रव्यूह में बच्चा फंस जाता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि तुम चीजों को साइंटिफिकली मैनेज नहीं कर पाते। जिस दिन तुम साइंटिफिकली चीजों को मैनेज करना समझ गए, क्यों है इसका नाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन? इसलिए तो है क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर से प्रोफेशनलिज्म बाहर आ रही है, अगर लिटरली तुम्हारे अंदर प्रोफेशनलिज्म है, वो तुम्हारे स्ट्रैटेजीज में, तुम्हारे पढ़ने के तरीके में दिखेगा। मैं आज भी बोलता हूँ, यूट्यूब के अपने बहुत सारे वीडियो में बोल चुका हूँ, क्लास में भी बोल रहा हूँ, EIS का मैं स्ट्रेट 2 चैप्टर छोड़ के गया था, मेरा EIS में 68 आया है, क्योंकि मैंने साइंटिफिक टेक्निक लगाया था, मैंने कुछ भी वेग सी पढ़ाई नहीं की थी। SM मैंने कंप्लीट किया था, EIS का मैंने 2 चैप्टर स्ट्रेट छोड़ के गया था। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वेटेज सबका इक्वल था, तो 2 चैप्टर की मैंने दे दी कुर्बानी, 40 मार्क्स दे दी कुर्बानी, 40 मार्क्स, ठीक है। तो वो सिचुएशन है, पर फिर भी उस चैप्टर को ऊपर से झांक के गया था, तो कुछ क्वेश्चन क्रैक करके जैसे तैसे ले देके 68 पे पहुंच ही गए हम, ठीक है, जो कि बहुत एग्जाम्शन है। 60 के ऊपर तो एग्जाम्शन होती है। CA एग्जाम की बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, CMA की नहीं बात कर रहा, CMA एग्जाम तो मैं नहीं दिया, पर CA एग्जाम का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस सिचुएशन में तुम लोग समझो कि क्योंकि हमने गेम को समझा है, ठीक है, हम कॉलेज भी मेंटेन किए, हम कोचिंग भी पढ़ाए, हम ट्यूशन भी पढ़ाए, और उसके बाद हम एक अटेम्प्ट में क्लियर भी किए, क्योंकि हमने गेम को समझ लिया, इधर बड़ा स्कैम है, एग्जाम टफ नहीं है, पढ़ने से चीजें समझ में आ रही है एक बार में, एग्जाम लेंदी है, सिलेबस लेंदी है, 4 पेपर जब एक साथ आएगा, सब चीजें मिक्स हो जाएंगी, तो कैसे चीजों को सेपरेट करके और तरीके से चले, और उसका एक ही की टू सक्सेस था, मल्टीपल टाइम्स यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स, है ना, प्लस टेस्ट सीरीज इज द की टू सक्सेस, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। तो ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि मैं सिर्फ अपने प्राइवेट पेड बच्चों को बता रहा हूँ, मैं यूट्यूब में गला फाड़ फाड़ के सबको बताता हूँ, ठीक है, कि टेस्ट सीरीज इज द की टू सक्सेस, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग, दैट्स ऑल, ठीक है। तो चलो, मैं बात कर रहा था स्टेप नंबर 3 के बारे में। लिटरली गाइस, तुम लोगों को क्या निकालना है यहाँ पर? तुम लोगों को निकालना है एडिशनल एक्सपेंसेस का क्लेम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड व्हाई, व्हाट डू यू मीन बाय एडिशनल एक्सपेंसेस। तो मुझे एक बात बताओ तुम्हारे दुकान में आग लगेगी, किधर गया? ये देखो, और ये तुम्हारा अफेक्टेड पीरियड है। तो मुझे एक बात बताओ, ये अफेक्टेड पीरियड में मैं क्या बोला, तुम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा सेल्स करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली मतलब कुछ सेल्स तुम करोगे, जैसे तैसे गिरती पड़ती हालत में कुछ सेल्स तो तुम करोगे ही करोगे, बिजनेस बंद नहीं कर दोगे। मैं तुम लोगों को एग्जांपल भी दिया कि मेरे शहर में एक होशियारी वाला है, बहुत बड़ा होशियारी वाला, उसने एक मॉल का पूरा ग्राउंड फ्लोर की दुकानें किराए से ले ली। मैंने बोला तो एक बात बताओ, क्या उसने जो रेंट में ली है दुकानें, तो क्या उसका रेंट पे वो नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? ये बताओ। उसकी तो वो वाली तो खुद की बिल्डिंग थी जिस पे आग लगी, पर इधर तो उसको रेंट पे करना पड़ेगा, तो उसको क्या करना पड़ा? कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस बियर करना पड़ा। क्या करना पड़ा? फिर से बोलो एक बार, कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस बियर करना पड़ा। क्यों? सेल्स कराने के लिए।
अब एक बात बताओ, यहां पर हम लोग एक चीज सीखे, क्या सीखे, क्या सीखे, क्या सीखे, इधर गए, एक आध सॉल्यूशन दिख जाए मेरे को। हाँ ये देखो, शॉर्ट सेल्स हम लोग निकालना सीखे। मुझे एक बात बताओ, क्या वो एडिशनल एक्सपेंसेस करेगा तो उससे उसकी सेल होगी? हाँ भैया होगी। एडिशनल एक्सपेंसेस कर क्यों रहा है? सेल्स के लिए तो कर रहा है। तो एक बात बताओ, जितना ज्यादा सेल्स बढ़ाएगा वो, जितना ज्यादा अपनी आग लगने वाले जो पीरियड है ना, समझना बहुत ध्यान से, जो आग लगने वाला पीरियड है उसमें वो जितनी ज्यादा अपनी सेल्स को बढ़ाएगा, उतना ज्यादा ये जो प्रॉफिट लॉस्ट है वो कम आएगा, और उतना ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कम देना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी का इधर फायदा है। पूछो कैसे? एग्जाम्पल यहीं पर मैं ले लेता हूं, मान लो एक्चुअल सेल्स, यहीं पर एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक्चुअल सेल्स 2 लाख की हो गई, यहीं पर एक्चुअल सेल्स 3 लाख की हो गई। तो इस सिचुएशन में ये 6 लाख है, ये 6 लाख है। इस सिचुएशन में शॉर्ट सेल कितनी आएगी? इधर 4 लाख आ जाएगी, और इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी 3 लाख। ठीक है, अब एक बात बताओ, शॉर्ट सेल्स 4 लाख और 3 लाख हो गए, जीपी रेशियो तो 30% ही रहेगा। अब यहां पर 5 लाख की जगह, ये देखो पहले ये 5 लाख था तो मैंने 5 लाख में निकाला था, अब ये 5 लाख की जगह इधर एक बार 4 लाख पे निकलेगा और इधर एक बार 3 लाख पे निकलेगा। तो इसका 30%, इसका 30%, ये हो गया 3 3 9, 90,000, ये हो गया 4 3 12, 1,20,000। क्या आपको दिख रहा है? क्या दिख रहा है भैया? क्या आपको दिख रहा है कि जितनी ज्यादा मैं अपनी आग लगने वाले पीरियड में एक्चुअल सेल्स, जो मेरी आग लगने वाले पीरियड में एक्चुअल सेल हुई उसको बढ़ाऊंगा, जितना ज्यादा मैं सेल्स को बढ़ाऊंगा उतना प्रॉफिट लॉस कम होते जा रहा है, और जितना प्रॉफिट लॉस कम होते जाएगा उतना इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कम देना पड़ेगा, उतना इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कम देना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी बीइंग सो सेल्फिश, यस एवरीबॉडी इज सेल्फिश नाउअडेज, तो इंश्योरेंस कंपनी बीइंग सो सेल्फिश, वो बोले कि करो आप एडिशनल एक्सपेंसेस, अगर उससे आपकी सेल्स बढ़ रही है तो मैं आपको एडिशनल एक्सपेंसेस रीइंबर्स कर दूंगी। क्या कर दूंगी? एडिशनल एक्सपेंसेस का जो पैसा आप खर्चा करोगे मैं आपको दूंगी, आप एडिशनल एक्सपेंसेस करके अपनी सेल्स बढ़ाओ, अपनी आप सेल्स बढ़ाओ। अब बच्चे बीइंग सो खुरापाती बच्चे पूछते हैं भैया, अगर हम लोग ऐसा करें कि हम लोग ना सेल्स का जितना मेरा प्रॉफिट लॉस होता उससे भी ज्यादा एडिशनल एक्सपेंसेस जबरदस्ती करवा देते हैं, जबरदस्ती फर्जी बिल बना के जबरदस्ती एडिशनल एक्सपेंसेस एकदम भर भर के, मतलब 10,000 किराया तो 50,000 किराया दिखा दे, ऐसा कर लेते तो हम लोग को ज्यादा क्लेम मिल जाएगा। मैं बोला वाह क्या खुरापाती बच्चे हो तुम लोग। और मैं बोला पता है ना क्या पढ़ रहे हो? प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ रहे हो, लॉ है बेटा, तुम लोगों के सारे रूपों ना लॉ पहले सोच लेता है। इसलिए लॉ ने बोला कि जो तुम्हारे एडिशनल एक्सपेंसेस हुए हैं सेल्स को बढ़ाने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए जो फायर वाले पीरियड में एडिशनल एक्सपेंसेस हुए हैं वो हम लोग लेंगे, उसमें हम लोग क्लेम देंगे, पर कितना देंगे? लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इन तीनों में से, ये 3 तरीका है निकालने का, इन 3 तरीकों में जो सबसे कम होगा, जो सबसे रिड्यूस्ड होगा, उसी उतना ही क्लेम हम देंगे। तो पहला है एक्चुअल, जो एक्चुअल में तुम्हारा एडिशनल एक्सपेंसेस हुआ है, मतलब एक्चुअल में जो तुमने खर्चा किया 10 20 50,000 जितना भी खर्चा किया है एक्चुअल ले लेंगे पहला। दूसरे पॉइंट में हम लेंगे रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो। ये जब क्वेश्चन आएगा मैं तभी समझाऊंगा कि क्या होता है। बेसिकली सिंपल शब्दों में मैंने लिखा है यहाँ पर एडिशनल सेल्स इनटू जीपी रेशियो, ठीक है। और तीसरे में लिखा है एडिशनल एक्सपेंसेस, जो भी तुम्हारा एडिशनल एक्सपेंसेस हुआ है एक्चुअल वाला इनटू, ठीक है, मतलब ये जो यहां पर लिखे रहोगे ना वही वाला यहां पर एक बार लेना है, पर इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है? एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर एएटी, जिसको प्यार से मैं हर क्वेश्चन में एएटी ही बोलने वाला हूं, तो अभी से तुम लोग ध्यान में रख लो इस चीज को कि एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर को मैं एएटी बोलूंगा, इनटू जीपी रेशियो डिवाइडेड बाय एएटी इनटू जीपी रेशियो, ये देखो यहां ब्रैकेट है, प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अब तुम लोग को लगेगा फाइनली भैया कोई तो जगह ही जहां पर अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का भी काम है। यस, तो ये भी मैं तुमको उसी दौरान समझा दूंगा कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये तो कैलकुलेशन वाले पोर्शन है, रिजिड फॉर्मूलाज है, इसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक मैं बता दूंगा जब मैं क्वेश्चन करा लूंगा, उसके बाद मैं इसके पीछे का लॉजिक भी बता दूंगा कैसा क्यों है, ठीक है। बट द पॉइंट इज चलो ठीक है, कुछ चीजें मैं तुम लोगों को थोड़ा देर बाद दिखाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन में अभी लिखवाया था, किधर है? इधर रहा। ये देखो इस क्वेश्चन में ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये देखो एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर्ड, ये देखो दिखा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है इस क्वेश्चन में। चलो इसका सोल्यूशन करें। सबसे पहले भैया ड्राइंग बनाएंगे, बोला ठीक है बना लेते हैं ड्राइंग। सेल्स दी है 2019-20 की, 15 लाख, 2019-20, 1/7/2019 से 1/9/2019,
ठीक है, सेल्स इज इक्वल टू 3, 1/7/2020 से 1/9/2020, सेल्स इज इक्वल टू 50,000। भाई डेट ऑफ फायर 1/7/2020, ये रही डेट ऑफ फायर। हो देखो कितनी बड़ी बड़ी आगे लग गई। ठीक है, थोड़ा सा मिर्ची मसाला। ठीक है, फिर नेट प्रॉफिट दिया 1 लाख, श्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 70,000, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 30,000, एडिशनल एक्सपेंसेस 10,000। ठीक है, बोल रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ क्लेम। ठीक है, तो चलो ये मैंने ड्राइंग बना लिया, इधर सा छोटा सा ड्राइंग। ठीक है, चलो अब लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हम निकालते हैं शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल्स कैसे निकलेगी, बहुत सिंपल है, स्टैंडर्ड सेल्स लेना है हमको। क्वेश्चन में ट्रेंड नहीं था, तो ये रही स्टैंडर्ड सेल्स, ये रहा अफेक्टेड पीरियड, ये देखो मैं मार्किंग कर देता हूँ, ये देखो ये रहा अफेक्टेड पीरियड और ये रहा पिछले साल का कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड, इन्हीं महीनों का। ठीक है, 7, 8 2 महीने का। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सेल्स है मेरी 3 लाख की पिछले साल, इन्हीं 2 महीनों की, माइनस कर देते हैं एक्चुअल सेल्स जो हुई है, देखी हुई है 50,000 की, मेरी शॉर्ट सेल्स आ जाएगी 2.5 लाख। ठीक है, सी पॉइंट में हम निकालते हैं जीपी रेशियो। जीपी रेशियो फॉर्मूला सिंपल है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टर्नओवर इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट है 1 लाख का, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है 70,000 का, डिवाइडेड बाय टर्नओवर कितने की है, 15 लाख की, 200 आ रहा है 1,70,000, 11.33%। ठीक है, दिस इज जीपी रेशियो। अब निकाल लेते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। शॉर्ट सेल्स 2,50,000 इंटू 11.3% आ जाएगा 28,325। दिस इज माई प्रॉफिट लॉस्ट। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट है जो हम लोगों को अब डिस्कस करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का एक स्पेशल पॉइंट नहीं, नया पॉइंट, बेसिकली स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ, अब नया हेडिंग डलेगा, कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस, एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम। ठीक है, तो एडिशनल एक्सपेंसेस पे मुझे कितना क्लेम मिलेगा, तो 3 पॉइंट थे। पहला था एक्चुअल में जो खर्चा हुआ, तो एक्चुअल में तो कितना हुआ भाई, ये देखो 10,000, तो पहले तो एक्चुअली लिख देना, सबसे इजी पॉइंट 10,000। दूसरे में बोला था रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड, रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो। तो एक बात याद रखो, जीपी रेशियो तो वही वाला रहेगा जो मैं निकाला था 11.33, जीपी रेशियो तो वही रहेगा जो मैं निकाला था 11.33। ये देखो यहां पर रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड क्या होता है, तो मैं पहले मीनिंग बताना पसंद करूंगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। रिडक्शन इन, देखो नाम में ही आंसर, रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड मतलब कि ये एडिशनल एक्सपेंसेस जो आपने किए हैं, एडिशनल खर्चे जो आपने किए हैं आग लगने के कारण, उस वजह से आपकी कितनी सेल्स हुई, उस वजह से आपकी कितनी सेल्स हुई। तो अगर तुम क्वेश्चन में देखोगे ध्यान से, तो ऐसा तो कोई पॉइंट तुमको दिख ही नहीं रहा जहां पर तुमको क्वेश्चन ये बोल रहा हो कि ड्यू टू दिस एडिशनल एक्सपेंसेस द सेल्स इज 30,000, 50,000, 80,000, ऐसा कोई पॉइंट तो दिख ही नहीं रहा। तो इस सिचुएशन में मैं मानूंगा, ये मैं एज्यूम करूंगा, ठीक है, कि ये एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर्ड के कारण ये जो सेल्स हुई है किधर गई, ये रही, ये वाली जो पूरी 50,000 की सेल्स हुई है वो इस एडिशनल एक्सपेंसेस के कारण ही हुई है। मतलब ये जो मैंने एडिशनल एक्सपेंसेस किया है, इस वजह से ये 50,000 की सेल्स हो पाई आग लगने के बावजूद, नहीं तो ये भी नहीं हो पाती। ठीक है, ये देखो आग लगने के बाद 50,000 की सेल्स हुई है ना, ये रहा मेरा इफेक्टेड पीरियड, ये रहा, ये मेरा इफेक्टेड पीरियड है। तो इस जगह पे जो 50,000 की सेल्स हो पाई वो सिर्फ इस 10,000 के एडिशनल खर्चे किए। मान लो मैंने एक नया दुकान ले लिया रेंट में 10,000 का, और उसी के वजह से 50,000 की सेल्स हो पाई, नहीं तो ये भी नहीं हो पाती। तो मैंने मान लिया कि जो रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड यहां लिखा हुआ है,
तो 50,000 की सेल्स मैंने अवॉइड कर दी इस 10,000 के खर्चे के कारण। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू टेक 50,000। ठीक है, हियर तो ये कितना आ जाएगा 50,000 इंटू 11.33%, तो ये आ जाएगा 5665। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड, ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या लेना था? थर्ड पॉइंट में तो लेना था पहले एक्चुअल ले लेना था 10,000। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, नहीं तो वो एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस इंटू AAT इंटू जीपी रेशियो वही वाला रहेगा जो मैंने निकाला है, डिवाइडेड बाय AAT इंटू जीपी रेशियो। ये तो सेम रहेगा, लेकिन इसमें प्लस हो जाएगा अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, तो अब लिखता हूं एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंडिचर 10,000 का हुआ है इंटू व्हाट इज AAT। तो मैं तुमको AAT बताने के पहले बताना चाहूंगा व्हाट डू यू मीन बाय AT। तो एक बात ध्यान से देखना ना, बिल्कुल एकदम बुक कॉपी सब एकदम पेन वैन छोड़ दो, 2 मिनट इधर ध्यान दो बहुत ध्यान से। वैसे तो तुम लोगों को पूरा क्वेश्चन करते टाइम ही अपना लिखना नहीं है, पूरा जब मेरा हो जाता है उसके बाद तुमको वीडियो आगे पीछे करके लिख लेना है। ठीक है, आग कहां पर लगी? यहां पर, ये देखो यहां पर लगी आग। इस आग लगने के जो दिन है उससे जस्ट 12 महीने पहले के जो पीरियड होता है उसको मैं AT बोलता हूं। क्या बोलता हूं फिर से? ये देखो, जस्ट 12 महीने पहले का पीरियड, ये है 12 मंथ्स पीरियड। इस आग लगने के जस्ट 12 महीने पहले का जो पीरियड होता है उसको मैं बोलता हूं AT। क्या बोलता हूं मैं? AT। बोलो मेरे साथ, AT क्या होता है? एनुअल टर्नओवर। क्या बोलते हैं? एनुअल टर्नओवर। इसको इंश्योरेंस की भाषा में बोल रहा हूं ना मैं, एनुअल टर्नओवर। तुम लोग बोलोगे भैया एनुअल टर्नओवर तो मतलब पूरे साल का टर्नओवर। तो मैं बोला यस, पूरे साल का टर्नओवर। पर ये कौन सा साल है? ये वो साल है जो आग लगने के जस्ट पहले का 12 महीने का पीरियड। अब तुम लोग बोलोगे भैया आधा तो पिछला साल हो गया, आधा ये वाला साल हो गया, ये तो आधा आधा हो गया, उससे तुमको फर्क नहीं पड़ता। तुमको क्या बोल रहा हूं मैं, इधर जब हम लोग इंश्योरेंस क्लेम निकाल रहे हैं तो AT क्या लेना है हमको? AT हमको लेना है जिस दिन आग लगी उससे जस्ट 12 महीने पहले का पीरियड। जिस दिन आग लगी उससे जस्ट 12 महीने का पहले का पीरियड वो होता है AT। अब इसी AT को जब मैं एडजस्ट कर देता हूं विथ ट्रेंड, अब मेरे से ट्रेंड ना पूछियो क्या होता है, पता है ना ट्रेंड क्या होता है? जब मैं इस AT को ट्रेंड के साथ एडजस्ट कर दूंगा तो ये AAT बन जाता है। क्या बन जाता है? AAT, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। अब इस क्वेश्चन में देखोगे तो ट्रेंड तो है ही नहीं, इस क्वेश्चन में तो ट्रेंड है ही नहीं। तो इस सिचुएशन में मैं AT को ही AAT मान लूंगा। और वही चीज मैं यहां पर पढ़ रहा था कि मैंने वो नोट डाला है कि नहीं, ये देखो यहां मैंने डाला है, whenever AAT cannot be calculated use AT। और AAT क्या होता है? AT को हम ट्रेंड के साथ एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन तो आगे आएंगे, पक्का आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, हर टाइप का क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा। फिलहाल अब मेरे को ट्रेंड क्वेश्चन में दिया नहीं है तो मैं AT को ही AAT मान लूंगा। पर पॉइंट इज AT निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? देखो कैसे निकल सकता है, ये देखो यहां पर। अच्छा, अब देखो यहां पर तुम लोगों को इधर तो 15 लाख की सेल्स दी हुई है, यहां से यहां तक है ना, यहां से यहां तक 15 लाख की सेल्स तुमको दी हुई है। बट तुमको इस जगह की सेल्स नहीं पता, तुमको ये सिर्फ बीच वाली पता है। तो हाउ कैन यू एबल टू फाइंड इस जगह की सेल्स? मेरे को बेसिकली इस जगह की सेल्स चाहिए, इस जगह से तो मेरे को मतलब भी नहीं है। इस जगह की सेल्स चाहिए क्योंकि मेरे को एक तो यहाँ की सेल्स चाहिए जो मेरे को पता है 3 लाख है, फिर यहाँ की सेल्स चाहिए जो क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ की सेल्स चाहिए ये भी क्वेश्चन मार्क है। अब तुम कुछ भी कर लो नहीं निकाल सकते। ये जो 2 क्वेश्चन मार्क की जगह दिख रही ना, उसको तुम कुछ भी कर लो तुम नहीं निकाल पाओगे। यू आर नॉट एबल टू फाइंड दिस आइटम्स। तुम लोग कितना भी खुरापात दिमाग लगा लो, यू आर नॉट एबल टू फाइंड दिस। तुम लोग बोलोगे ज्यादा से ज्यादा, तुम लोग बोलोगे भैया जो 15 लाख है ना, इसमें से 3 लाख तो यहां आ गया, तो 3 लाख हटा दो, कितना बचा? 12 लाख। आप एक काम करो, 6 लाख इधर ले लो, 6 लाख इधर ले लो। मैं बोला ठीक है चलो यहां तो ले लिया, इसको कैसे फाइंड करोगे? ये तो कर ही नहीं सकते ना। तो इसीलिए इस सिचुएशन में भी इस क्वेश्चन पे भी एक अजम्पशन ही होगा कि हम सीधा ये जो पिछले साल की टर्नओवर थी ना, इसी को AT मान लेते हैं। पिछले साल की जो टर्नओवर थी इसी को क्या मान लेते हैं? AT मान लेते हैं। तुमको एग्जाम में क्वेश्चन तरीके से हर चीज देगा, तो उसकी टेंशन तुम मत लो। एग्जाम में तुमको क्वेश्चन तरीके से हर चीज देगा। मैं उन सिचुएशन की बात कर रहा हूं जब तरीके से नहीं देगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट 1% एक्सेप्शनल केस जब तरीके से नहीं देगा। 90% क्वेश्चन में, 10% क्वेश्चन में चलो मान लेते नहीं देगा, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम में यार इंस्टीट्यूट थोड़ा तो तुमको वो करना चाहेंगी ना पोक, कि देखते बच्चे हिट कर पाते कि नहीं, कि क्या लेना चाहिए। बीइंग अ प्रोफेशनल तुमको ना कभी कभी ना, जब तुम प्रोफेशनल बन जाओगे, तुमको कभी कभी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी जिसका सोल्यूशन ना लॉ में होगा, ना अकाउंट्स में होगा, ना कहीं नहीं होगा। तो वहां पर ना तुमको अपनी बेस्ट पॉसिबल एजम्पशन लगानी होती है। तो अभी से तुम्हारा दिमाग डेवलप होना चालू हो रहा है कि नहीं, वो हम देखना चाहते हैं। तो हम AT को यानी 15 लाख को ही, मतलब पिछले साल का जो टर्नओवर था उसी को AT मान लेते हैं।
ठीक है, और वही फिर AAT बन जाएगा। तो ये 15 लाख ही मैं ले लेता हूं यहां पर इंटू जीपी रेशियो, प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, 30,000। 30,000। अभी हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, जिसमें सारा डेटा साफ साफ दिया रहेगा, मतलब एकदम साफ सुथरा प्योर। क्या आ रहा है, 169950। क्या आ रहा है मेरा, 8499, 8,500 ले लो इसको, राउंडेड ऑफ में 8499 पॉइंट पॉइंट कुछ 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 आ रहा है 8,500। तो मेरे को भी लेना है भाई लोअर ऑफ, मेरे को क्या लेना है, लोअर ऑफ, लोअर ऑफ 10,000, 8655 और 8,500। तो क्या है लोअर, ये है लोअर, दिस इज द लोअर। तो मैं लूंगा 5665। ठीक है, 5665। मेरे को क्वेश्चन ने बोला था क्लेम बताओ, तो क्लेम कैसे निकलता है भाई, सबसे पहले मैं लेता हूं प्रॉफिट लॉस्ट। ये देखो, अब ये तो पूरा फॉर्मूला पे ही बेस्ड है, ये देखो इधर गया ये देखो क्लेम के लिए प्रॉफिट लॉस लेना है, इसमें जो भी एडिशनल एक्सपेंसेस का क्लेम आया वो लेना है, माइनस कर देना। अगर कोई सेविंग हुई है तो ये क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा कि अगर तुम्हारा कोई पैसा, कोई रेंट वाला बोला चल भाई तू रेंट मत दे, तेरे आग लग गई है, लॉस हो गया है, तो उससे तुम्हारा कुछ सेविंग वेविंग हो गया, उसको माइनस करना है। क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया रहता है, ये निकालने वाला अमाउंट नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया रहेगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन हम करेंगे। टोटल लॉस आ जाएगा, टोटल लॉस से फिर हम क्लेम निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन में मेरे को क्लेम के लिए पॉलिसी अमाउंट तो नहीं दिया है, जो टोटल लॉस आएगा वही मेरा क्लेम आ जाएगा, क्योंकि पॉलिसी अमाउंट क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो टोटल लॉस निकाल लेते हैं। प्रॉफिट लॉस कितना आया था, प्रॉफिट लॉस 28,325, प्लस कर देते हैं क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस, ये मेरा लोअर ऑफ लेना था, तो लोअर आ रहा है मेरा 5665। तो टोटल लॉस आ जाएगा, टोटल लॉस आ जाएगा 28,325 प्लस 5665, तो आ रहा है 33,990। दिस इज माई टोटल लॉस एंड दिस इज गोइंग टू बी माई क्लेम, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को पॉलिसी का अमाउंट नहीं दिया, पॉलिसी अमाउंट दिया रहता तो वी कैन फिगर इट आउट। तो इसको अब तुम लोग नोट कर लो लाइन से, ये देखो मैं एक एक करके सबसे पहले डायग्राम बना लो, वैसे तो मैंने गोदा है पूरा इस पे वीडियो पीछे करके भी तुम लोग बना सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ऐसा था कुछ ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, लेट्स डू वन क्वेश्चन। लो लिखो, चलो एग्जाम्पल, सेल्स 2019-20, 6 लाख, सेल्स 2019-11, 2019 50,000, सेल्स 1/9/2020, 1/11/2020 40,000, नेट प्रॉफिट 70,000।
देखो मैं पूरा क्वेश्चन लिख दिया वीडियो पॉज करके। चलो इसको लिख लो। दिस इज योर क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, पर इसको करेंगे अच्छे से। इस पे पूरा डेटा मैंने दिया है, अभी तक का जितना पॉसिबल डेटा हो सकता है सारा यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो यू कैन नोट दिस डाउन। चलो अब हम बनाएंगे सबसे पहले क्या, डिराइंग। क्या बनाएंगे, ड्राइंग बनाएंगे, ड्राइंग। देखो सर, कौन सा साल चल रहा है भाई, 2019, 20, 21। ठीक है, यही साल चल रहा है। अब देखो एक एक करके डेटा उठाएंगे। 19-20 का सेल्स दिया हुआ है भाई 6 लाख। सेल्स दी हुई है 6 लाख। इसके अलावा 3,50,000 1/9/2019 से 1/11/2019। मतलब समझ रहे हो, 9 और 10 2 महीने अफेक्टेड पीरियड है। ठीक है, और इसकी सेल्स दी हुई है 3,50,000। इसको नहीं बोल रहा हूँ अफेक्टेड पीरियड, ये तो पिछले साल का डेटा लिख रहा हूँ। इस साल का 1/9/2020 से 1/11/2020 40,000 दिया हुआ है। सेल्स दी हुई है 40,000, और यही डेट ऑफ फायर भी है। ये देखो इधर ये आग लगी है, ये रही डेट ऑफ फायर, आग की लपटें। ठीक है। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 70,000। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिया है 40,000। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिया है 50,000। ट्रेंड दिया हुआ है सेल्स पे 10% का, और अपवर्ड ट्रेंड है ना। और ट्रेंड दिया हुआ है जीपी में 2% का, ये भी अपवर्ड ट्रेंड है। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है सेल्स दी हुई है 1/4/2020 से 1/9/2020 तक। ठीक है, तो 2020 का डेटा दिया हुआ है ना, 1/4/2020, यानी कि ये देखो यहाँ से कलर चेंज कर, ये देखो 1/4/2020 से 1/9/2020 तक दी हुई है। यहां तक ये जो सेल्स दी हुई है, ये मुझे दी है 2,20,000। ठीक है, छोटा लिखा है, तुम लोग थोड़ा सा देख लेना, मैनेज कर लेना, मेरे को थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद 1/4/2019 से 1/9/2019, यानी कि यहां से यहां तक की जो सेल्स दी हुई है 2 लाख, 2 लाख। ठीक है, वेरी गुड। फिर उसके बाद एडिशनल एक्सपेंसेस 20,000 है। पॉलिसी अमाउंट 70,000 है, और सेविंग्स भी दी है। और दिया हुआ है सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, कितना दिया है, 5,000। डेट ऑफ फायर मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो ये हुआ एक फुल फ्लैज क्वेश्चन। एग्जाम में तुमको घुमा घुमा के इतने ही लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है, इतनी लेवल का क्वेश्चन तुमको एग्जाम में घुमा घुमा के। एक बात बताओ, इतना बड़ा क्वेश्चन, देखो जब डेटा प्रिसाइज वे में हमने डायग्राम बना के लिख दिया, कितना छोटा दिख रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब डिफरेंस तुमको समझ में आ रहा है कि डायग्राम बनाने का फायदा क्या है। ठीक है, ये डायग्राम बनाना खुद मैंने अपने एक रिस्पेक्टिव, जब मैं इस दौरान था, जब मैं ये सीख रहा था चैप्टर। ठीक है, तुमको ऑफ कोर्स मेरे पढ़ाने में उनकी कुछ झलक भी दिखेगी। जब मैं ये चैप्टर सीख रहा था, तब मैंने अपने पूजनीय टीचर से सीखा था कि डायग्राम बनाने से एक्चुअल में चीजें ईजी हो जाती है। और फिर उसके बाद मैंने ये डायग्राम वाली टेक्निक ना ऑलमोस्ट जितने भी डेट वाले चैप्टर्स है, लाइक डेप्रीसिएशन है ना, ऐसे जितने भी डेट वाले चैप्टर्स है ना, उस पर लगाना चालू कर दिया ये डायग्राम टेक्निक, क्योंकि इट रियली हेल्प्स। 2 मिनट 3 मिनट का समय लेगा डायग्राम बनाने में, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन को इजी कर देगा। फिर तुमको इधर झांकना ही नहीं है, इधर मैं झांकूंगा ही नहीं, अब जो देखूंगा इधर से देखूंगा। सबसे पहले क्या लिखना है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले शॉर्ट सेल्स। ठीक है, शॉर्ट सेल्स सबसे पहले क्या लेंगे, स्टैंडर्ड सेल्स। स्टैंडर्ड सेल देखो अफेक्टेड पीरियड की कितनी है, ये रहा अफेक्टेड पीरियड, ये देखो ये रहा अफेक्टेड पीरियड, आग लगने के दौरान वाला पीरियड। तो ये देखो 3,50,000 है।
बट बट क्या क्वेश्चन में ट्रेंड दिया है सेल्स पे? यस, 10% का अपवर्ड ट्रेंड है सेल्स पे, तो ऐड कर दूंगा ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड है ना 10% का, 10%, तो कितना हो जाएगा 35,000। फिर माइनस कर देंगे एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स 40,000 की दी हुई है, तो फिर कितना आ जाएगा शॉर्ट सेल्स? शॉर्ट सेल्स आ जाएगी 3,50,000 प्लस माइनस 40,000, तो ये आ रहा है 345। दिस इज माई शॉर्ट सेल्स। बी पॉइंट में क्या निकालते हैं? जीपी रेशियो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जीपी रेशियो? नेट प्रॉफिट इधर है 70,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 40,000 डिवाइडेड बाय सेल्स पिछले साल की 6,02,000 प्लस इस क्वेश्चन ने बोला है 2% का अपवर्ड ट्रेंड है, तो 2% डायरेक्ट। अब कुछ बच्चे सोचते हैं भैया 2% अपवर्ड ट्रेंड मतलब जीपी रेशियो निकालेंगे फिर उसमें प्लस 2% कर देंगे। नहीं बेटा, 2% बाय 2% लिखा है, मतलब स्ट्रेट तुमको 2% उसमें ऐड ही कर देना है। तो ये आ जाएगा मेरा 70,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 6,00,000%, 18.3333 आ रहा है, प्लस 2 कर देता हूँ तो 20.33%। दिस इज जीपी रेशियो। बी सी पॉइंट में क्या निकालेंगे? प्रॉफिट लॉस। कैसे निकलता है भाई? शॉर्ट सेल्स टू जीपी रेशियो। शॉर्ट सेल्स मेरी कितने की थी? 345 की टू 20.33%, तो आ रहा है 70,000, 3,45,000 इन 20.33%, तो आ रहा है 70,150। अब तुम लोग डायरेक्ट यहाँ पर 20.33% करके दबा दोगे तो तुम लोग का 138 आएगा, पर आंसर में 20.33 है, तो मैं थोड़ा 3-4 डिजिट तक खेलिया तो 70,150 आया। ठीक है। चलो, अब ये हो गया। अब ये मेरा प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट हो गया। अब लिखो कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम। तो इसमें फर्स्ट में क्या लेते हैं? एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस। तो एक्चुअल में कितना है एडिशनल एक्सपेंसेस? 20,000 का। सेकेंड पॉइंट में क्या लेते हैं? रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड, मतलब कितनी सेल्स मैंने अवॉइड कर दी, इनटू जीपी रेशियो, इनटू जीपी रेशियो। अगेन क्वेश्चन में कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि कितना इस एडिशनल 20,000 के खर्चे से कितनी स्पेसिफिकली कितनी सेल्स मैंने अवॉइड की है। तो पूरा जो 40,000 का सेल्स हुआ है मेरा इस आग लगने के दौरान, पूरा जो 40,000 का सेल्स हुआ है, मैं मान लेता हूं पूरा ये जो सेल्स है ये इस 20,000 के एडिशनल खर्चों के कारण ही हुआ है। मतलब मैंने 20,000 का कोई दुकान रेंट ले लिया या कोई आदमी रख लिया, जो भी कर लिया, पर इस 20,000 के खर्चों के कारण ही ये 40,000 की सेल्स आग लगने के बावजूद पॉसिबल हो पाई है, अदरवाइज नहीं हो पाती। तो रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड पूरा 40,000 ही है। 40,000 इंटू जीपी रेशियो 20.33%, क्या आ रहा है 8133। ठीक है। और थर्ड में एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू एएटी लेना है, एएटी में निकालता हूं, इनटू जीपी रेशियो 20.33% डिवाइडेड बाय एएटी इंटू 20.33% प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। कितना है अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस? 50,000। मेरे को एएटी पता नहीं है, पर एएटी निकालने की हम कोशिश जरूर करेंगे। तो पहले एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, क्या एएटी निकालना पॉसिबल है? व्हाट डू यू मीन बाय एएटी? तो एएटी निकालने के पहले एटी बताओ मेरे को। तो तुम लोग बोले भैया, मैंने बोला यस, ये जो आग लगी है ना उस दिन के जस्ट पहले का जो 12 महीना होता है वो एटी कहलाता है। मतलब बिल्कुल सही। तुम लोग बोले भैया अगर इसमें आप एडजस्ट कर दोगे ट्रेंड को, तुम लोग बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा, तुम लोग बोलोगे भैया अगर एटी में आप एडजस्ट कर दोगे ट्रेंड को तो ये एटी बन जाएगा। मैंने बोला बिल्कुल सही जवाब। तो ढूंढने की कोशिश करें क्या इस क्वेश्चन में मिल पाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां से यहां तक की सेल्स मेरे को दी हुई है 6 लाख, है ना, यहां से यहां तक की सेल्स मेरे को 6 लाख दी है, उसमें मेरे को इस वाले जोन का सेल्स पता है, इस वाले जोन का भी सेल्स पता है, तो क्या इस जोन का सेल्स में निकाल सकता हूं? यस, निकाल सकता हूं। कैसे निकलेगा? सिंपल है, ये वाले जोन से, ये वाले जोन से इस जोन को और इस जोन को माइनस करने से। ठीक है, तो 6 लाख में से माइनस कर दूं अगर मैं 2 लाख और 3.5 लाख, तो इस वाले जोन का सेल्स मेरे को पता चल जाएगा 6 लाख माइनस 2 लाख माइनस 3.5 लाख,
तो ये आ गया 50,000। तो इस वाले जोन की जो सेल्स होगी वो 50,000 होगी। ठीक है, पूरे साल की 6 लाख थी, फर्स्ट और सेकंड जोन का पता था, थर्ड जोन का 50,000 निकल गया। अब मेरे को कहां कहां की सेल्स निकालनी है, मेरे को निकालनी है यहां से यहां तक, ये देखो इस वाले एरो के अकॉर्डिंग देखो मेरे को निकालनी है सेल्स। ठीक है, तो मैं लूंगा एक तो यहां की सेल्स, प्लस में लूंगा यहाँ की सेल्स, प्लस में लूंगा यहाँ की सेल्स। यहाँ की सेल्स दी हुई है, यहाँ की भी मिल गई, यहाँ की भी मिल गई, सब मिल गई। तो क्या मेरे को 80 मिल गया, बोलो हाँ। क्या मेरे को 80 मिल गया, बोलो हाँ। इस क्वेश्चन में मिल गया 80, पर मेरे को तो 80 चाहिए। 80 कैसे निकलता है, ट्रेंड को एडजस्ट करने से। अब मेरे को बताओ ट्रेंड कैसे एडजस्ट होगा। तुम लोग बोलोगे भैया मैं बताऊंगा, मैं बोला ठीक है बता। मैं बोला हाँ बता ना भैया। 3,50,000 में प्लस करो 50,000, में प्लस करो 2,20,000। सबसे पहले आप ये करो। मैं बोला ठीक है मैं करता हूं। 3,50,000 प्लस 50,000 प्लस 2,20,000, तो मैं बोला 6,20,000 आ रहा है। मैं बोला 6,20,000 आ रहा है। तुम लोग बोले हाँ भैया हाँ। अब इसमें ट्रेंड को एडजस्ट कर दो, ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड है 10% का, तो भैया लिखो प्लस 10%। मैं बोला यस, मैं कर दिया प्लस 10%। मैं बोला 6,82,000 आ रहा है। तो तुम लोग बोले भैया बस यही है AAT। तुम लोग क्या बोले भैया, बस यही AAT है, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। हमने ट्रेंड एडजस्ट कर दिया। मैंने बोला बिल्कुल 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 गलत जवाब है तुम्हारा। तो बोले भैया क्यों, आप ही तो बोले थे 80 लो और उसमें ट्रेंड एडजस्ट कर दो, ट्रेंड 10% अपवर्ड है तो 10% बढ़ा दिया। मैं पूछा एक बात बताओ, ट्रेंड मतलब क्या होता है। ट्रेंड मतलब होता है कि प्रीवियस ईयर की सेल्स से करंट ईयर की सेल्स कितनी बढ़ी या कम हुई है, यही होता है ट्रेंड का मतलब। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर की सेल से करंट ईयर की सेल जो है वो 10% अपवर्ड ट्रेंड में चल रही है। एक बात बताओ 80 जो है 80, उसमें जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या ये करंट ईयर का पोर्शन है। अब भैया ये तो करंट ईयर का पोर्शन है। तो मैं बोला तो यहां पर जो सेल्स तेरे को दिख रही है क्या उसमें ऑलरेडी ट्रेंड लगा हुआ होगा। हाँ बात तो सही बोल रहे हो, करंट ईयर में तो ट्रेंड लगा ही होगा ना। तो करंट ईयर में ट्रेंड फिर से लगाने का कोई फायदा है क्या, नहीं। और वैसे तू कंपेयर भी कर सकता है। ये देख पिछले साल इसी पीरियड की सेल 2 लाख थी, इस साल इसी पीरियड की सेल 2,20,000 है, 10% बढ़ी हुई है, 10% बढ़ी हुई है। तो मैं ट्रेंड कहां लगाऊंगा, मैं ट्रेंड सिर्फ 3.5 लाख और 50,000 में लगाऊंगा, जो पिछले साल की सेल्स में लेने वाला हूं। एक मिनट, जो पिछले साल की सेल्स में लेने वाला हूं बस मैं उसी पे ट्रेंड लगाऊंगा। ठीक है, जो कि 3,50,000 है। क्यों, क्योंकि इस साल की जो ये सेल्स है 2,20,000, ये वाली जो सेल्स है उसमें ऑलरेडी ट्रेंड लगा हुआ होगा। समझे मेरी बात, समझ में है। तो उस सिचुएशन में अगर मैं AAT निकालना चाहूं तो यहां मैं लिख देता हूं कैलकुलेशन ऑफ AAT। तो यहां लिखो सेल्स कहां से कहां तक, ये देखो सबसे पहले पिछले साल की ले लेता हूं, 1/9 से लेकर 31/3/2020 तक, 1/9/2019 31/3/2020 तक की सेल्स कितनी है, 4 लाख है। 3.5 लाख प्लस 50,000, इसमें ऐड करूंगा ट्रेंड कितना, 10% ट्रेंड 40,000। ठीक है, और फिर प्लस करेंगे सेल्स फ्रॉम 1/4/2020 टू 1/9/2020। ये कितनी है, ये देखो 1/4/2020 से 1/9/2020 ये रही 2,20,000 सेल्स। और इसमें ट्रेंड ऑलरेडी एडजस्टेड होगा क्योंकि करंट ईयर का पीरियड है। ठीक है, तो मेरा AAT कितना आ गया, AAT आ जाएगा मेरा 4,40,000 प्लस 2,20,000, तो ये आ रहा है मेरा 6,60,000। ठीक है, 6,60,000 इज माई AAT। इफ यू वांट यू कैन राइट दिस ऑल्सो, कि तुम देख सको कि कहाँ तुम गलती कर सकते हो। ठीक है, और उस गलती को तुमको नहीं करना है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में मेरा AT जो आ गया है 6,60,000 को कैलकुलेट करके निकाल देंगे। तो यार है 134,178 प्लस 50,000, तो यार है 184,178 इंटू 20,000। तो 20,000 इंटू 13178 डिवाइडेड बाय 184,178, तो ये आ रहा है मेरा 14570। ठीक है 14570। मेरे को क्या लेना रहता है, लोअर ऑफ तीनों का लोअर, तो इसका इसका और इसका लोअर लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब फाइनली हम लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, थर्ड हेडिंग, दिस विच इज माय लास्ट हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, प्रॉफिट लॉस्ट। प्रॉफिट लॉस कितना आया था, 70,150 में ऐड करते हैं एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम 8133
अब देखोगे क्वेश्चन में तुमको डायरेक्ट एक पॉइंट दिया हुआ है, जो मैं बताया था क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया रहेगा, सेविंग्स इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस। अब तुमको सेविंग्स इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस लेना है, बाई चांस क्वेश्चन घुमाने के लिए तुमको बोल दे सेविंग्स इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस, मत लेना ना, घुमाने के लिए ऐसा कर सकता है, ट्रिक खेल सकते हैं। तो सिर्फ तुमको इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस की सेविंग्स लेनी है, तो माइनस कर दो सेविंग्स इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस। कितने की है भाई साहब? 5000 की है। तो अब टोटल लॉस निकाल लेते हैं, प्लस 8133 माइनस 5000, टोटल लॉस आ रहा है 73,283 टोटल लॉस। क्लेम कैसे निकलेगा? फाइनली क्लेम का फॉर्मूला, जितनी तुम्हारी पॉलिसी का अमाउंट है, पॉलिसी का अमाउंट देखो 70,000। अब एक बात बताओ, क्या तुमको पूरा 70,000 मिल जाएगा? नहीं, तुमको प्रपोर्शनेट अमाउंट मिलेगा कि जितना तुमको इंश्योरेंस कराना चाहिए था और जितना तुमने कराया है उसका, ये देखो इतना तुमने करवाया है, इतना तुमने करवाया है। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है तुम्हारा जितना एएटी था, तुम्हारा जितना एएटी था उसमें तुम अपने जीपी रेशियो को मल्टीप्लाई करो तो उतना इंश्योरेंस तुमको कायदे से करवाना चाहिए था। एएटी कितना है? एएटी मतलब एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कितना है? 6,60,000 इंटू जीपी रेशियो कितना है? 20.33%। इसको निकालो, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है तुमको 134,178 इतना प्रॉफिट तुम्हारा लॉस हो गया, इतना प्रॉफिट तुम्हारा लॉस हो गया, तो तुमको कायदे से इतने का इंश्योरेंस करवाना था। क्या करना था? करवाना था। और तुमने कितने का करवाया है? 73,283 का, ठीक है। 73,283 का तुम्हारा टोटल लॉस है ना, तुमने उतना लॉस है, तुम लोगों को करवाना कितना था ये, तो हम मान के चलेंगे कि तुम्हारा इतने का लॉस जो है उसके लिए तुमने इतनी की पॉलिसी करवाई है। तुम्हारा जो ये लॉस हुआ है ना 134,178, तुमने उसके लिए इतने की पॉलिसी कराई है, और तुम्हारा एक्चुअल में भी लॉस कितने का हो रहा है? इतने का। तो हम तुमको प्रोपोर्शनेट अमाउंट देंगे, जितना लॉस हो सकता था, जितना लॉस हुआ है डिवाइडेड बाय जितना हो सकता था, उसका हम प्रोपोर्शनेट अमाउंट देंगे, जैसा हम लॉस ऑफ स्टॉक में करते थे। सेम टू सेम मैं तुमको लॉजिक समझा रहा हूं, मेरे को पता है एट द एंड ऑफ द डे तुम लोग को फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तुम लोग बोलो कि लॉजिक गया भाड़ में, फॉर्मूले हमको सारे याद है। 8 इंटू जीपी रेशियो करते हैं, ऊपर में लिख देते हैं टोटल लॉस, उसको मल्टीप्लाई करते हैं पॉलिसी अमाउंट। बेटा फॉर्मूले तो हमको भी याद है, फॉर्मूले तो हमको बाई हार्ट रटे हुए हैं, पर लॉजिक पता होना चाहिए। तो एक बार लॉजिक जरूर से तुम लोगों को समझ लेना चाहिए कि तुमको वही प्रोपोर्शनेट अमाउंट मिलेगा जितना तुम्हारा लॉस हुआ है, डिवाइडेड बाय जितना तुम्हारा टोटल लॉस जीपी का जो लॉस था वो हो सकता था। तो तुमने ये जो पॉलिसी ली है वो इतने लॉस के लिए ली है, पर एक्चुअल में तुमको सिर्फ इतने का ही लॉस हुआ, तो हम तुमको प्रोपोर्शनेट अमाउंट देंगे, ऐसा इंश्योरेंस कंपनी का कहना है। तो इंटू 73,283 डिवाइडेड बाय 134,178, तो ये आ रहा है मेरा 38,231। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यस। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनली क्लेम का अमाउंट, इतना क्लेम तुमको मिलेगा, इतना क्लेम तुमको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिलेगा। नाउ यू कैन नोट दिस डाउन दी होल सिनेरियो। तुम लोग को लगता होगा इतना लंबा क्वेश्चन है, 2 मिनट बेटा, 10 मिनट 20 मिनट मैक्सिमम तुम लोग ऐसे करोगे क्वेश्चन, ऐसे एक बार तुम लोग की फ्लुएंसी बन जाए। ठीक है, तो अब तुम लोग इसको नोट कर लो। और ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था आज का, क्योंकि मेरी खांसी रुक नहीं रही है। ठीक है, तो चलो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं तुम लोग अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।